है, ये क्या है, रेटिना, इसी पे क्या बनता है, इमेज तुम्हारा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, तो रेटिना पे। जैसे रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कहाँ जाता है, वो ब्रेन पे तो जाता है ना, ब्रेन बताएगा कि हाँ इस क्या चीज जो बन रहा है वो चीज। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का ये चैप्टर जो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल आईज, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को अगर आपने लाइट नहीं पढ़ा तो उतने अच्छे से समझ आएगा नहीं, बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी अगर जो लाइट भी नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर कोई क्लियर नहीं हो पाता तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई के बारे में हम लोग जो जैसा कि चैप्टर के बारे में दिया गया, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, और कैसे ये जो संसार है इसमें कई सारे रंग हैं। जैसे इस रेनबो का दिखाया गया है कि ये कलरफुल कैसे दिखता है। दिन के समय में सन पीला होता है, सुबह के समय में पूरा लाल लाल पूरा छाया हुआ, लाल लाल कलर पूरा स्काई में फैला हुआ है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी रेयरर से डेंसर मीडियम में या फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है कोई भी लाइट, तो बेंड करता है। जैसे इधर वाटर है, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, मतलब इसमें हाथ को मूव करना थोड़ा कठिन होगा, और इधर है एयर, ठीक है, एयर है, तो इधर हाथ हिलाना, हाथ को मूव करना कितना आसान होगा कि नहीं। एक हाथ में हम हाथ को मूव कर रहे हैं और नीचे क्या है, वाटर है, वाटर में हाथ को मूव कर रहे हैं, तो इसमें अंतर आएगा ना। वाटर में धीरे धीरे हाथ मूव क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, और एयर की डेंसिटी कम है वाटर के मुकाबले, इसलिए इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर, और इसको बोलेंगे डेंसर, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर में जब लाइट आती है, रेयरर से डेंसर में जब लाइट आती है, मान लो ये लाइट है, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए ऐसे ऐसे, लेकिन यह बेंड कर जाता है। एक क्या होता है, बेंड कर जाता है, ऐसे आती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे, ऑफ लाइट बाय लेंसेज, लेंस की वजह से, ठीक है। तो लेंस कैसा होता है, ऐसा लेंस होता है ना, ऐसा लेंस होता है। तो इसमें जब लाइट जाती है तो ऐसे कन्वर्ज होता है, अगर ऐसे जाती है तो ऐसे आता है, मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग चैप्टर में हमने पढ़ा है। हाउ कैन दिस आइडियाज हेल्प इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आइज। तो इस जितने भी ये चीजें हैं लेंस का है, तो ये कैसी ह्यूमन आई को पढ़ने में हमको मदद करेगा, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है कि द ह्यूमन आई यूजेस द लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम कैसे देख पाते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट तभी देख पाते हैं जब इस ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है कोई, इस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, जब इस ऑब्जेक्ट पे सूरज की किरणें आती हैं, टकरा के हमारी आंखों तक आती है, टकरा के हमारी आंखों तक आती है, हमारी आंखों तक आती हैं, तभी हम इस चीज को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले कैसे दिखता है, तो सन की लाइट आती है, इस पे टकरा के अगर हमारी आंखों तक आ रही है तभी हम कह सकते हैं कि हमको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन आईज लाइट को यूज करके, ह्यूमन की आंख जो होती है, मनुष्य की जो आंख होती है, जो लाइट होता है उसको यूज करके, और हमको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में मदद करता है जो हमारी तरफ, हमारी चारों तरफ है, ठीक है। इट हेल्प अस, इट हैज अ लेंस इन द स्ट्रक्चर। जो आंख होती है ना, एक लेंस की तरह है। ये क्या है, एक लेंस की तरह है। जैसे लेंस कैसा होता है, पिछले चैप्टर में अगर पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है लेंस, है ना। तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ कुछ लेंस की तरह है। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ कुछ लेंस की तरह है इस ह्यूमन आई का, क्योंकि लेंस में भी क्या होता है, यह कुछ मीडियम होता है, मतलब इधर एयर होता है, राइट। तो वैसे ही आंख के बाहर भी क्या है, एयर है, और इसके अंदर कुछ ये मीडियम है ना। तो इसको कह सकते हैं कि जो ह्यूमन आई है क्या, एक लेंस की तरह है, ठीक है। चलो, बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस। लेंस का क्या फंक्शन है ह्यूमन आई में, ह्यूमन आई में लेंस का क्या फंक्शन है। हाउ डू द लेंसेज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स। जो चश्मे में लेंस यूज किया जाता है वो कैसे हमारी आंखों के डिफेक्ट को विजन को करेक्ट कर देता है, कैसे करता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, चलो पढ़ते हैं इन सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर में। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में समझ लिया है, हमने याद कर लिया है, ये चीज समझ लिया है चीजों को, कि लाइट जो होता है, लाइट के बारे में हमने समझ लिया और उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी समझ लिया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी शैल यूज द आइडिया टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। जो लाइट से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी क्रियाएं हो रही हैं प्रकृति में, उन सभी
चीजों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चलिए हम समझते हैं कि कैसे एक रेनबो बनता है, कैसे जो व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट जो सफेद लाइट होता है वो कैसे 7 कलर में टूट जाता है जब हम क्या करते हैं, जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो कैसे वो 7 कलर में टूट जाता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे 7 कलर में टूट जाता है इसके बारे में इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है क्या, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई इज द वन ऑफ द वैल्यूएबल एंड द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। हमारे बॉडी में जो ह्यूमन आई है सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी हमारे बॉडी का एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत बहुमूल्य चीज है और बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है। मतलब उस पर थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो क्या होगा, दर्द होता है या फिर आंख खराब हो सकती है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर ऑफ द, हमारे चारों तरफ के विश्व के बारे में, हमारे चारों तरफ की चीजों के बारे में, अद्भुत अद्भुत चीजों के बारे में देखने में मदद करता है और उसके अलग अलग कलर्स को भी देखने में हमको क्या करता है, मदद करता है। जब हमारी आंख क्लोज होती है वी कैन आइडेंटिफाई टू सम एक्सटेंट बाय स्मेल, बाय देयर स्मेल। जब हमारी आंख बंद होती है तो कुछ हद तक हम चीजों को सूंघ के पता कर सकते हैं, या हमको टेस्ट करके पता कर सकते हैं, या उसे सुन के पता कर सकते हैं, या फिर उसको टच करके पता कर सकते हैं अगर हमारी आंख बंद हो तो। लेकिन फिर भी हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर, लेकिन असंभव रहेगा कोई भी कलर को पहचानने में। हमारी आंखों जब क्लोज रहेगा, हमारी आंखें जब क्लोज रहेंगी, बंद रहेंगी, तो हम तो सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और साउंड को सुन सकते हैं और टच कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम कलर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए वो बहुत वैल्यूएबल चीज है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, इसीलिए ऑल द सेंस ऑर्गन द ह्यूमन आईज द मोस्ट, सभी सेंस ऑर्गन में जो आई है सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा हमारे लिए आवश्यक है ना। इट इनेबल अस टू सी द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या करता है, हमारे संसार के बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर को अपनी आंखों से देखने में क्या करता है, मदद करता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, ह्यूमन आई जो है एक कैमरा के समान। कैसे कैमरा के समान बोल रहा है, चलो आगे देखते हैं। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। तो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ये बता रहा है, ये ना, ये देख लो, ये पट्टी दिख रही है पतली सी, क्या ये तुमको ये पट्टी दिख रही है, ये वाली किनारे किनारे जो पट्टी बनी हुई है, तो इसको क्या बोल रहा है, ये क्या है, रेटिना। इसी पे क्या बनता है, इमेज तुम्हारा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, तो रेटिना पे फॉर्म होता है। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म होता है, रेटिना पे फॉर्म होता है। और वो क्या होता है, एक उसके बारे में कुछ लिखने के लिए एक लाइन बोला जाए तो बोलोगे क्या, इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन वेयर इमेज और फॉर्म। ठीक है, चलो तो कैमरा का समान इसलिए बोल रहा है, कैमरा में भी क्या होता है, जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो जो हमारा इमेज होता है, एक टेक्स्ट उसमें कैमरा में क्या हो जाता है ना, उसी तरह का होता है। यहाँ पे हमारे आंख के सामने जो भी हो रहा है उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। मैंने पहले बताया कि एक लेंस की तरह है, तो जैसे लेंस में इमेज बनता है, एक यहाँ से रे आके यहाँ पे जहाँ रे आपस में मिलती है, रिफ्लेक्टेड रे, वहीं पे इमेज बनता है। तो वैसे ही आई भी क्या है, एक लेंस की तरह है जिसकी वजह से इमेज बनता है, और इमेज यहाँ पे रेटिना बन रहा है, तो इसमें भी इमेज बनने वाला मैकेनिज्म हो रहा है। इसलिए क्या है, एक तरह का कैमरा है जो आउटर जो वर्ल्ड है जिसके बारे में इमेज बना रहा है। ठीक है, लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। देखो अगर तुमको दिख रहा हो थोड़ा सा, अगर मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा और बताऊं, देखो कॉर्निया ये दिख रहा है, ये पट्टी, पतली सी पट्टी, ठीक है, इसका कॉर्निया का आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, कॉर्निया क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये क्या है, एक पतली सी मेम्ब्रेन है। क्या मेम्ब्रेन मतलब, जिसके थ्रू सेलेक्टिवली कुछ चीजें जा सके, हर चीजें नहीं जा सकती, एक छन्नी की तरह है। ठीक है, तो एक पतली मेम्ब्रेन है जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो ये क्या है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट ब्लज ऑन द फ्रंट। ठीक है, ये ब्लज इसके मतलब सबसे उभरा हुआ पार्ट जो होता है, तो ट्रांसपेरेंट ब्लज ऑन द फ्रंट ऑफ सरफेस ऑफ द आईबॉल। जो आईबॉल है ये क्या पूरा आईबॉल है ना, आईबॉल के सबसे आउटर मोस्ट जो है सरफेस है, उस पे एक ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, है ना, उसके फ्रंट पे एक झिल्ली नुमा तैयार करता है। ठीक है, आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। अब आईबॉल के बारे में बता रहा है, तो आईबॉल लगभग क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, राइट। फुटबॉल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, फुटबॉल स्फेरिकल होता है, राइट। और जो चूड़ी होती है, चूड़ी क्या होती है, सर्कुलर। चूड़ी क्या होती है, सर्कुलर। तो ये स्फेरिकल और सर्कुलर में अंतर है। ठीक है, चलो तो बोल रहा है कि जो आईबॉल होता है स्फेरिकल होता है शेप में, लगभग फुटबॉल की तरह होता है ना, और जिसका डायमीटर होता है, जो डायमीटर का होता है 2.3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ये कंपटीशन का एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी, 2.3 सेंटीमीटर होता है इसका डायमीटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया।
देखो क्या हो रहा है, जितने भी रिफ्रैक्शन, जैसे कि हमने बताया रिफ्रैक्शन क्या होता है, रेयरर से डेंसर मीडियम। तो आई के अंदर तो कोई मीडियम है ना, आई के पूरे अंदर, आई पूरा अंदर है, कुछ मसल्स है, कुछ ये इधर मटेरियल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, एक मीडियम की तरह है ना। और बाहर क्या है, बाहर क्या है, बाहर है एयर आपका, बाहर क्या है, एयर, एयर है। तो रिफ्रैक्शन उसी सरफेस पे होता है ना। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब आपका दो मीडियम अलग अलग हो। क्या होगा, यहाँ पे मैं इस साइड बता रहा हूँ, इस साइड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, रेयरर से डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर मीडियम। तो इसके अंदर, आई के अंदर, आई इनसाइड लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। आंख के अंदर ये है और ये इधर एयर है, तो रेयरर से डेंसर जाता है तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये जो पहली जो लेयर है, ठीक है, जिसकी कॉर्निया की, कॉर्निया की ना, कॉर्निया की जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली जो लेयर तुमको दिख रही होगी, ठीक है, ये जो लेयर तुमको दिख रही होगी, ये क्या है, यही है कॉर्निया का आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इसी पे एक है, एक ट्रांसपेरेंट है, माने पारदर्शी है, जिसके आर पार दिख रहा होगा, झिल्ली नुमा है, ठीक है, और थीन लेयर है, जिसके थ्रू जो लाइट होती है ना हमारी आंखों में घुसती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट हमारी आंखों में किसके जरिए घुसती है, या फिर सबसे बाहर कौन है, तो कॉर्निया है, कॉर्निया के जरिए ही जो लाइट होती है हमारी आंखों में क्या करती है, घुसती है। बात समझ में आई क्या? ओके ओके। तो रिफ्रैक्शन इसलिए था क्योंकि ये यहाँ पे मीडियम चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर एक सेकेंड, हाँ ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो इधर से लाइट आएगी और ये मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं द क्रिस्टलाइन लेंस, द क्रिस्टलाइन लेंस, the crystalline lenses merely provides the finer adjustment of the focal length required to the focus object at a distance, different distances on the retina। जो crystalline lenses है, देखो ये क्या बोल रहा है, कौन सा crystalline lenses है, ये देखो crystalline lenses, crystalline lenses ये जो दिख रही है तुमको, इसका काम क्या है, बारी बारी से हर एक चीजों के बारे में ये बता रहा है। पहले रेटिना के बारे में बताया कि ये क्या करता है, इसी पे आपका इमेज फॉर्म होता है, ये होता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, मतलब लाइट को सेंस करके और इमेज फॉर्म करता है, राइट। या यहीं पे इमेज, ये इमेज फॉर्म नहीं करता, इसके ऊपर इमेज फॉर्म होता है ना। और कॉर्निया को बताया कि सबसे आउटर मोस्ट एक थीन लेयर है और ट्रांसपेरेंट है, जिसके थ्रू लाइट आ रहा है। अब क्रिस्टलाइन लेंसेज के बारे में बता रहा है कि ये एडजस्ट होके, जैसे हम फोकस एडजस्ट करते हैं ना कैमरा या फिर मोबाइल में, उसी तरह ये हमारा इस कैमरा है, हमारा क्या आई कैमरा है, जिसका ये एडजस्टर है, ये एडजस्ट करता है, इमेज को एडजस्ट करके फोकस करता है। जैसे मान लो कोई चीज दूर है, कभी कभी देखते हो जैसे जो जिसका आंख खराब हो जाता है, उसका क्या होता है, इमेज फोकस नहीं हो पाता, तो इमेज ब्लर दिखता है। तो वही एडजस्ट करने के लिए कि अच्छे से साफ दिख पाए, जैसे कोई पास है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको क्या करना है, इसको कंट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही दूर चला जाएगा तो वो पतला हो जाएगा, मतलब ये एडजस्ट करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, किसके लिए, कि इमेज साफ साफ दिख पाए। तो ये एडजस्टमेंट का काम करता है आई में। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंसेज का काम ये है कि वो क्या करता है, एडजस्टमेंट का काम करता है। इसका एडजस्टमेंट, फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट का काम करता है ना। ओके। और इमेज कहाँ बनाता है, रेटिना पे, ये लास्ट में बता रहा है ना। इमेज तो भाई रेटिना पे ही बनेगा, है ना, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा। एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, रेटिना के अलग अलग जगहों पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई क्या? चलो आगे देखते हैं हम। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। अब आइरिस के बारे में, ये देखो आइरिस के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है आइरिस के बारे में, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के बाद होता है ये तो कॉर्निया हो जाएगा सबसे पहले वाला, राइट। इसके पीछे क्या होता है, आइरिस होता है, ये वाला। इसको थोड़ा मिटा दो तो ये देखो, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस था, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस था, ठीक है, और ये जो कॉर्निया का आउटर मोस्ट लेयर और ये कॉर्निया जो था, इसके बीच में ये दिख रहा है जो ये वाला, तो इसे हो जाएगा, हाँ देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ना ये ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, आइरिस है। अब इसका फंक्शन क्या है देखते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं आगे। तो आइरिस इज डार्क मस्कुलर, डार्क है, ठीक है, काला है, डार्क मस्कुलर डायफ्रेम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो जो प्यूपिल है, प्यूपिल क्या है, तो प्यूपिल किसी को पूरा बोल रहा है हमको, ये जो पूरा जो जो दिखता है ना काला कलर का, जो काला कलर का दिखता है आंख में, वो पूरा कॉम्बिनेशन को प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। तो प्यूपिल को कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये पूरा जो आंख क्या होती है, कभी कभी देखोगे कि जब लाइट ज्यादा होती है तो आंख की जो काला है, काला के अंदर एक ब्लैक डॉट होता है, वो छोटा हो जाता है। जब लाइट कम होती है तो वो बड़ा हो जाता है, उसका छोटा बड़ा कभी देखोगे, मैं लगा दूंगा, इसके आगे लगा दूंगा, ठीक है, मैं इसके आगे लगा दूंगा, देख लेना क्या चीज है।
तो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल का फंक्शन है रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, जो मैंने चीजें बोली वही है कि वो लाइट अगर ज्यादा आ रही है तो छोटा हो जाता है, और लाइट जब बड़ा है सॉरी ज्यादा है तो सॉरी लाइट ज्यादा है तो छोटी हो जाती है कि थोड़ी कम थोड़ी ही लाइट जाए, और लाइट जब कम है तो बड़ी हो जाती है कि थोड़ा मैंने कम ही लाइट है तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में हमारी आंखों में जाए इसलिए क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ती है, एंटरिंग द आईज। ठीक है, द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, तो जो आई लेंस क्या करता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जैसे मान लो ये एक लड़का खड़ा है तो इसका इन्वर्टेड इमेज क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, मैंने अपराइट डाउन होगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है किस पे, रेटिना पे। रेटिना कौन सा था, ये वाला, क्या ध्यान रहेगा ना, इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। ओके ओके, आगे देखते हैं। तो रेटिना, द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसकी अब रेटिना इज बहुत डेलिकेट होता है। डेलिकेट मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या है, डेलिकेट क्यों होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल है, उसके पास क्या है, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सॉरी शेल है। तो शेल क्यों बोला जा रहा है, सेल सेल क्यों बोला जा रहा है, सेल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो क्या करता है, लाइट को सेंस करके, ज्यादा लाइट आती है तुरंत छोटा कर देता है, पूरा पूरा ये जितना भी ये एरिया है, जितना भी क्या है, जितना भी ये एरिया है, ये वाला दिख रहा है तुमको, इसको छोटा कर लेता है। ठीक है, दोनों तरफ से पास पास आ जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है दोनों तरफ से पास पास आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, है ना। ओके, तो उसको कंट्रोल करता है क्योंकि वो उसके पास इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन लुमिनस एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो अब ये कैसे काम कैसे करता है, क्यों कैसे मतलब ये सेंस कर पाता है, तो उसके पास क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही लाइट आता है, जैसे ही कोई उजाला आता है उसको सेंस करता है, और सेंस करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जो हमारे नर्व सिस्टम होता है, जो हमारे नर्व सेल होते हैं, उनके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, तुरंत क्या होता है आपका, वो हो जाता है, एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, ये ब्रेन तो प्रोसेस नहीं कर पाता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके थ्रू जो क्या होता है, आइरिस बंद हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या आएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे ही हमारी वो जलता है, जैसे हाथ जलता है तो तुरंत हाथ हट जाता है, कोई गर्म चीज पे हाथ लगता है तो क्या होता है, हमारा गर्म चीज पे हाथ लगता है तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं, वो सोचने का टाइम नहीं होता कि हमारा हाथ जल रहा है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा टाइम। ठीक है, जैसे कोई भी हम किसी को मारते हैं तो पहले आंखें बंद होती हैं, तो क्या एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, वो सोचती नहीं है, वो बंद हो जाता है, उसको पता है ये खतरा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। These signals are sent to the brain via the optical nerves। देखो जो नर्व्स बता रहे थे ना, नर्व सिस्टम, उसके थ्रू ये हमारे दिमाग तक भेजी जाती है, तो इन्फॉर्मेशन तो चली जाती है बाद में, लेकिन जो काम करता है वो रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है। तो अभी ये पता नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन का ये पार्ट। ठीक है, ब्रेन तो काम इंक्लूड होगा उसमें एट लास्ट, जिस इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि हाँ कुछ तो देखा पहले, है ना। तो जो भी इमेज बनता है वो कहाँ जाता है, जैसे रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कहाँ जाता है, वो ब्रेन पे ही तो जाता है ना, ब्रेन बताएगा कि हाँ इस क्या चीज जो बन रहा है, वो चीज बनना, इमेज का फॉर्मेशन ऑन रेटिना गोज टू कहाँ, ब्रेन में जाता है। बट जो वो मैंने रिफ्लेक्शन वाला बताया, तो वो रिफ्लेक्शन का ही काम है, अगर कुछ ऐसा जल जाए या फिर कोई मारे तो बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इमेज बनता है रेटिना पे, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे इमेज बनता है रेटिना पे, जिसका इमेज हमारी नर्व सिग्नल द्वारा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल द्वारा नर्व सेल के थ्रू कहाँ जाता है, नर्व सेल, नर्व ऑप्टिकल नर्व्स, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझ लो एक मैसेज की तरह है, जैसे हम अपना वो तार लगा के, यूएसबी केबल लगा के हम कोई भी लैपटॉप से वो इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई भी सेंड करते हैं ना, उसी तरह एक ऑप्टिकल नर्व्स की तरह हमारे जो नर्व सेल है उनके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो मैसेज है, ठीक है, वो फाइल समझ लो, वो जाता है ब्रेन में। ठीक है, द ब्रेन इंटरप्ट देयर सिग्नल, जो मैसेज आता है, जो इमेज बनता है, उसको तोड़ता है ब्रेन, मतलब तोड़ने का मतलब उसको समझने की कोशिश करता है, और फाइनली प्रोसेस करके हमको वो इंफॉर्मेशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो आई होगी, आई में जो रेटिना होगा, ठीक है, यहाँ पे रेटिना होगा, यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसकी इमेज क्या होगी, यहाँ पे मान लो बन गई। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही से इमेज थोड़ा सा बना के कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए तो समझ में आ जाए आप लोगों को। तो यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज मान लो यहाँ पे रेटिना पे बनी। ठीक है, लेट सपोज बन रही है। ठीक है, अब ये जो इमेज है ये नर्व सेल के थ्रू, क्या किसके थ्रू, नर्व सेल कुछ ऐसा होता है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बायो अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो नर्व सेल के थ्रू क्या होता है, नर्व सिस्टम के थ्रू हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो नर्व सेल के थ्रू कहा जाता है, हमारी ब्रेन में जाता है, और जो ब्रेन है उसको इंटरप्रेट, सॉरी यार मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर दी, सॉरी फॉर दैट।
सो इंटरप्रेट कर दिया, मतलब उसको उसके फॉर्म में, मतलब जैसे इनकोडेड होता है, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कंप्यूटर लैंग्वेज में जो डायरेक्ट समझने के काबिल नहीं होती है, तो समझने के लायक ब्रेन अपने लायक बनाता है पहले, फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमारे तक पहुंचाता है। चलो आगे बढ़ते, पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कितना टाइम हो गया अभी, अरे रिकॉर्डिंग ऑन तो है ना भाई, अरे मेरे को लगा बंद हो गया। चलो, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ते हैं। द लेंस आई इज composed of a fibrous jelly like material। जो आई, जो एक आई का लेंस है, जो ठीक है, जो आई का लेंस है, कौन सा लेंस, ये जो दिख रहा है तुमको, ये जो मटेरियल अंदर भरा हुआ है ना, ये अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है जो लेंस का काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है, लेंस का काम कर रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, क्या ये सिलेक्ट हो जाएगा क्या? एक सेकंड में ट्राई कर रहा हूँ, अगर सिलेक्ट हो गया, नहीं ये नहीं होगा। एक सेकंड में एक पिक्चर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, डाउनलोड कर ले रहा हूँ एक पिक्चर, नोट कर लिया, ठीक है। तो पढ़ते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब एकोमोडेशन मतलब इमेज बनने के लिए जितने भी चीजें होती हैं, ठीक है, चाहे वो लेंस का हो, चाहे प्यूपिल का उसमें रोल हो, या तो रेटिना का, वो सारे चीजें को मिला के जो एकोमोडेशन होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू द सम एक्सटेंट, ठीक है, बाय द सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होती है? तो देखो, ये जो सह दिख रहा है तुमको रेड रेड, ये वाली चीज है। मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ से एक एरो बनाता हूँ, क्योंकि ये माउस का कर्सर दिख नहीं रहा, सो एरो बनाना पड़ेगा, राइट। ये एरो बन गया। चलो, ये जो तुमको सिलरी मसल्स दिख रही हैं, ये वाली, ठीक है, ये भी यार वही है, चलो कोई नहीं। ये वाली जो सिलरी मसल्स तुमको दिख रही हैं, ये वाली, ये क्या है? यही आपकी क्या सिलरी मसल्स है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? ये अपना शेप चेंज करती है। ये जो शेप चेंज होगा तो लेंस का क्या करेगा? ये जो मान लो ये ऐसे खींचेगा, ये मान लो इस डायरेक्शन में खिंच गया, ये क्या है, मान लो ये इस डायरेक्शन में खिंच गया, ये वाला इस डायरेक्शन में खिंच गया, तो ये जब दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो क्या लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा ना, लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, राइट। तो वैसे क्या होगा, इमेज का वो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो हो जाएगा। अगर अगर उस तरीके से इमेज फॉर्म हो रहा है तो जरूर सिलिकन मसल्स होंगी, वो ऐसा एडजस्ट होंगे कि इमेज रेटिना पे क्या होगा, बन जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंसेज एंड thus चेंज इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चेंज होता है, फोकल लेंथ जहाँ पे चेंज होगा, अगर फोकल लेंथ चेंज होगा तो इमेज भी क्या होगा, आसानी से बन जाएगा, राइट। ये फोकल लेंथ क्यों चेंज होता है? इमेज फॉर्मेशन के लिए ना। इमेज अगर पास में है तो अलग फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है, और दूर है तो अलग फोकल लेंथ हो जाएगा, राइट। तो कर्वेचर है, कर्वेचर मतलब पूरा समझ लो एक सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम आगे दिया हुआ है, ठीक है, इसका इसी क्या करता है, ये एक ऑफ आई लेंस का जो ये कर्वेचर है वो चेंज होके और फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है। व्हेन द मसल्स इज रिलैक्स, जब मसल्स रिलैक्स्ड होती है, मतलब आपस में एकदम नॉर्मल कंडीशन होती है, वो कुछ भी ना खींची होती है ना सिकड़ी होती है, ठीक है, तब क्या होता है, एक सेकंड, हाँ, द लेंस बिकम्स थिन। लेंस क्या हो जाती है, पत्ते होते हैं, मतलब आपस में ये क्या होती है, इधर 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 की तरफ क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है एकदम। जब इसको पकड़ी रहेंगी, जब इसको पकड़ी रहेंगे तो क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा। जब इसको छोड़ देंगे तो ये क्या, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो जब रिलैक्स होती है, ये याद, इसको ध्यान में रखना कि जब रिलैक्स होता है, जो सिलरी मसल्स जो होती है, ये जो तुम्हारा तुमको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है तुमको, तो जो सिलरी मसल जो होता है ना, जब वो रिलैक्स होती है तो जो लेंस क्या हो जाता है, पतली हो जाता है, क्या हो जाता है, द लेंस बिकम्स थिन, दस द फोकल लेंथ इंक्रीज। फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ इंक्रीज कैसे हो जाता है ये बताता हूँ मैं। क्योंकि देखो, मान लो अगर ये पतली होंगी, अगर ये पतली होंगी तो ये लेंस कैसा हो जाएगा, और पतला हो जाएगा एकदम ऐसे, ठीक है, लेंस कैसे हो जाएगा, और पतला हो जाएगा, राइट। तो जब पतला हो जाएगा तो इसका जो पूरा ऐसे सर्कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यही मोटा रहता, यही क्या रहता, अगर ये मोटा रहता, अगर ये मोटा रहता, ठीक है, तो इसका कुछ सर्कल ऐसा होता, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ कुछ यहाँ पे था, फोकल लेंथ छोटा हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, तो इंक्रीज बोल रहा है। अगर वो पतली हो जाएंगी तो क्या होगा, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। दिस enables us to see the distant object clearly। ये दूर की चीजों को देखने में क्या करेगा, मदद करेगा। इससे ये पता चल रहा है कि अगर वो ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो सिलरी मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है, और क्या होता है, लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है, और इमेज क्या हो जाता है, बन जाता है।
व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट क्लोजर, अगर कोई पास की चीजें तुम देख रहे हो तो जो सिलरी मसल्स है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, मतलब वो कंट्रैक्ट करने का मतलब समझ रहे हो ना, इसको क्या बताऊं, मतलब कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, मतलब टाइट हो जाना, ठीक है, समझ रहे हो। तो सिलरी मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती है और फोकस एडजस्टमेंट जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है। ये जो जब सिकुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, जब ये सिकुड़ेंगी, जब इस डायरेक्शन में आएंगी, ठीक है, इसको पकड़ लेंगी टाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा फैल जाएगा, राइट। कोई ऊपर चीज से दबाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो फैलेगा ना इधर, ठीक है। तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा और जो पास वाली चीजें हैं उसको मैं आराम से देख सकता हूँ, ठीक है। ओके, दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द, जो वही बोल रहा है, कर्वेचर को बढ़ा देता है, ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। द आई लेंसेज बिकम मोर थिकर बोल रहा है, ठीक है, वही चीज है भाई, मोटा कर देता है। कंसिक्वेंटली इसके फलस्वरूप क्या होता है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, जो फोकल लेंथ होता है घट जाता है। वही चीज मैं वही बता रहा हूँ ना, देखो ये मोटा हो गया तो मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ यहाँ पे आ रहा है, जो मोटा हो गया तो कहाँ आ रहा है, फोकल लेंथ यहाँ पे आ रहा है। और जब पतला हो जा रहा था तो फोकल लेंथ इधर आ रहा था। फोकल लेंथ अगर पतला रहेगा तो ज्यादा होगा, और जब सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, लेंथ जो होगा मोटा हो जाएगा, थिकर हो जाएगा, और फोकल लेंथ का छोटा हो जाएगा, ठीक है, मोटा और छोटा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। यही चीज एकोमोडेशन है, यहाँ पे पता चल रहा है कि एकोमोडेशन का जो रियल डेफिनेशन क्या है, एकोमोडेशन का रियल डेफिनेशन क्या है कि द एबिलिटी टू ऑफ द आईज, जो हमारी आंखों की काबिलियत, कौन सी काबिलियत, कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, फोकल लेंथ को घटाने बढ़ाने का जो काबिलियत है, इसी को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। तो इसको याद कर लो, शॉर्ट नोट में आ सकता है कि एकोमोडेशन के बारे में बताओ, ये लिख दोगे, ठीक है। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. हालांकि जो क्या है, इसलिए जो क्या होता है, जो फोकल लेंथ होता है ना हमारी आंखों का, वो एक लिमिट तक ही एकोमोडेट कर पाता है, ठीक है। उस लिमिट के नीचे ही तक नीचे तक ही क्या होता है, एकोमोडेट कर पाता है। उस लिमिट के बाहर जो काम नहीं हो पाता, ठीक है, एक उसका भी लिमिट होता है एकोमोडेट करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट very closely into your eyes. You may see the image being blurred on feel strain in the eyes. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at a 25 centimeter from the eyes. The minimum distance at which the object can be seen most distantly without strain is called a least distance. देखो यहाँ से पहले मार्क कर दे रहा हूँ और इसके पहले वाला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो देखो क्या बोल रहा है, हाँ, कि अगर देखो एक पेज लो, तुमको बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, एक पेज लो, एकदम आंखों के एकदम पास में लाओ, जैसे नाक से चिपक जाए पेज, और उस पर कोई चीज लिख दो, ठीक है, पेज के ऊपर को अपना नाम ही लिख दो, चाहे कुछ भी ऐसा लिख दो, ठीक है, और एकदम आंखों के पास ला के देखो, तुम्हारी आंख भी दर्द करने लगेगी। ट्राई करके देखो, एक बार करके देखो, पहले पेज लो, उस पर कुछ भी नाम लिखो, ठीक है, और अपनी आंख एकदम करीब में लेके आओ, ठीक है। तुम देखोगे क्या कि आंखों में दर्द भी हो रहा है और जो लिखा हुआ है वो भी ब्लर दिख रहा है ना। तो और एक बार बोल रहा है कि तुम 25 सेंटीमीटर तक ले जाओ, एक थोड़ा सा दूर है, मतलब हमको लग रहा है थोड़ी सी दूर ले जाओ कि आराम से देख पाओ तुम। तो आराम से जब देख पाओगे तो क्या होगा, एटलीस्ट वो 25 सेंटीमीटर बोल रहा है कि, तो वहां पे बोल रहा है ना कि सबसे कंफर्टेबली, सबसे आरामदेह तरीके से क्या कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। अगर वो दूर रहेगा तो आराम से देख सकते हो। अब यहाँ से ये पता चल रहा है, क्या पता है, मैंने जो शुरू में बताया था कि जब चीजें दूर होती हैं, जो चीजें दूर होती है, डिस्टेंस मतलब दूर होती है, तो क्या होता है, जो सिलरी मसल्स होता है, क्या होता है, जो सिलरी मसल्स होता है वो क्या होता है, जो सिलरी मसल्स होता है जो, वो रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है तो जो थीन हो जाता है, लेंस का वजह से थीन हो जाता है। जब लेंस थीन हो जाता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, राइट। तो जब चीजें दूर होती हैं तो आंख क्या होती है, रिलैक्स होती है। जो चीजें पास होती हैं तो सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ घटता है और पास की चीजों को हम देखते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट तक देख पाते हैं। अगर वो 25 सेंटीमीटर से कम हुआ डिस्टेंस, मतलब ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, ये हमारी आंखें, अगर ये 25 सेंटीमीटर कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम होगा उसको देखने में, उतना साफ से नहीं देख पाएगा। अगर थोड़ा सा पास करेंगे तो हल्का सा दर्द स्टार्ट होने लगेगा आंखों में, ठीक है। तो ये वो चीज है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन है, मतलब जिस उस दूरी पे जहां पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, और वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। मैं पढ़ के बता दिया कि 25 सेंटीमीटर से कम हुआ तो हम उस चीजों को उतनी आसानी से नहीं देख सकते हैं, और जो लिमिट की बात किया है, मिनिमम लिमिट की, वही 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। इसको क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा, इसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर होता है। द
farthest point up to which the eye can see, वही चीजें बोल रहा है, ये सारी चीजें वही है कि जो सबसे ज्यादा दूर पे, मतलब आंख से सबसे ज्यादा दूर, वो ऐसा डिस्टेंस है जिसपे आराम से हम कोई भी चीजों को देख सकते हैं, वो होता है 25 सेंटीमीटर। उसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। अगर कोई बोलेगा नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट क्या होता है कि वो दूरी होती है आंखों से जिसपे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को आराम से बिना किसी दर्द के आंखों में हम उस चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है। समटाइम्स क्रिस्टलाइन लेंसेज ऑफ द पीपल आर ओल्ड एजेस बिकम्स मिल्की। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लाइट लेता हूँ चीजों को। ठीक है। समटाइम्स कुछ समय क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंसेज होता है, ये जो क्रिस्टलाइन ये लेंस जो होता है ना, ये लेंस जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो कमजोर हो जाता है। अब यही जब कमजोर हो जाता है तो ये पतला और मोटा होने में, ठीक है, थिक और थिन होने में, ये थिन है, ठीक है, ये थिन और थिक होने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है। अब एडजस्ट कर नहीं पाएगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसके लिए भाई चश्मा लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर द विजन। जो विजन होता है इसको फिर से लाने में ये पॉसिबल है, ये चीजें पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है? अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देख पा रहा है चीजों को, अगर उसका मसल्स है, ये क्या, मसल्स उनकी वीक हो जाती है ना, तो जब ये मसल्स वीक हो जाएंगी तो लेंस क्या होगा, पतला या फिर मोटा आसानी से नहीं हो पाएगा, तो चीजें नहीं दिख पाएंगी, है ना। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। तो ये बोल रहा है पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? सर्जरी से पॉसिबल है। ठीक है, सर्जरी से पॉसिबल है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है तो सर्जरी से ही पॉसिबल है। आंख कितना हो वो कर लें, ठीक है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन सुने होंगे, तो क्या होता है, एक तरह का सर्जरी, वही मोतियाबिंद के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटारैक्ट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटारैक्ट। जब मिल्की हो जाती है, जो वही बोल रहा है, मोतियाबिंद का बारे में दे रहा है, मिल्की हो जाती है, ठीक है, जो आंखें हो जाती है वो मिल्की हो जाती है, सफेद सफेद हो जाती है और बादल नुमा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कैटारैक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। दिस कजेस पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ये लगभग थोड़ा सा या फिर पूरा ही नहीं दिखता, मतलब पूरा अंधेरा हो जाता है। ठीक है, पूरा ही क्या होता है, अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखता। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन द्वारा सही किया जा सकता है। तो अब हम डिफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट के बारे में क्या बोल रहा है, वो चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, समटाइम्स द आई मे ग्रेजुअली लॉस देयर पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये मैंने चीजें थोड़ी सी पहले बता दी। मैंने देखो, मैं चैप्टर के बारे में मेरे को लग रहा है 6 साल बाद या 5 साल बाद मैं पढ़ रहा हूँ लगभग, तो जब मैं 10th में था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, कि मेरे को ये अनुमान है कि चीजें कहाँ पे क्या दी हुई हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कहाँ दी हुई हैं। तो मेरे को लगा ये वाली जो चीजें है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीजें बता रहा है। मैं थोड़ी सी नीचे वाली चीजों को ऊपर बता दिया, लेकिन मैं जब देखा कि यहाँ पे ऑपरेशन के बारे में दे रखा है तो मैं समझ गया कि नहीं, ये थोड़ी सी दूसरी चीज है। तो ये मैंने इसका बताया, और फिर जो मैंने बताया ना, सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाती है, वो नीचे दिया हुआ है। ये देखो कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, जब लॉस हो जाता है कुछ लोगों का। ठीक है, इन सच कंडीशन पर्सन जो होता है वो कंफर्टेबली नहीं देख पाता चीजों को। ठीक है, द विजन बिकम्स ब्लर हो जाता है, मैंने ब्लर दिखने लगता है उसके, तो उसको एक आई डिफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई। देयर आर मेनली 3 कॉमन डिफेक्ट। अब डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द विजन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दीज आर, पहला क्या है, मायोपिया, दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा क्या है, प्रिस्बबायोपिया। ठीक है, प्रिस्बबायोपिया। तो मायोपिया को और भी क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपी को बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, और प्रिस्बायोपिया का प्रिस्बायोपिया। तो अब इन जो डिफेक्ट हैं इनके बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि ये मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपी क्या और है। ये प्रिस्बायोपिया क्या है। ठीक है, these defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses। ये जो डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रिस्बायोपिया, ये लेंस की वजह से, जो चश्मा होता है उसकी वजह से उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस डिफेक्ट को सही कर सकते हैं। जिसकी आंख खराब हो जाती है, या तो मायोपिया होगा या तो हाइपरमेट्रोपिया होगा या तो प्रिस्बायोपिया होगा। अब इसके मायोपिया, जैसा कि हमने बताया कि जो कॉर्निया होता है एक ट्रांसपेरेंट, यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट थीन बजल होता है। तो इसको मैं सबसे अलग तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट थीन मेम्ब्रेन होता है, और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट प्लस ऑन द फ्रंट ऑफ द आईबॉल। तो कॉर्निया सबसे पहला ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी होता है, आर पार दिखता है, और पतला मेम्ब्रेन होता है जिसके जरिए से लाइट हमारी आंखों में क्या होती है, एंटर करती है। ठीक है, सो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एरर इन आईज। ठीक है, कि कितने डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आई के डिफेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मायोपिया उसमें सबसे पहला आता है। तो मायोपिया है क्या, ठीक है, तो मायोपिया ये है कि मायोपिया इज आल्सो नोन एज द नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब कहने का क्या मतलब है, कि जो पास की चीजें हैं उन्हें क्लियरली देख पाएगा, जो पास की चीजें हैं उन्हें क्लियरली देख पाएगा, बट जो दूर की चीजें हैं उसे अच्छे से नहीं देख पाएगा।
वो किस में आएगा, वो डिफेक्ट किस में आएगा, मायोपिया में। तो मायोपिया में जो दूर की चीजें हैं उन्हें अच्छे से नहीं देख पाते, तो इसलिए क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस, केवल पास वाली चीजें ही देखी जा सकती है। तो देखो हमारे जो आंख में है ना, ये जो लेंस की तरह काम करेगा, ये एक कन्वेक्स लेंस है। क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का क्या रोल है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को, क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ऐसे जा रही है पैरेलल, तो पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा कि जो पैरेलल रेज होती हैं वो कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो वो फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, राइट। तो कन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, जो कि जो कनकेव लेंस है, जो कि नीचे ये दे रखा है, समझ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक कनकेव लेंस है जो डाइवर्जिंग है, देख रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो किसको क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, राइट। तो क्या क्या होता है ना कि जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, मतलब हमारे लिए जो इन्फिनिटी है नॉर्मल आइज के लिए, वो पॉइंट थोड़ा शिफ्ट होके किसी पॉइंट पे आ जाता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मायोपिक आइज है, ठीक है, जिसमें जिसको मायोपिया हो रखा है, उसके लिए जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, वो रेटिना पे तो बनता है, मतलब अच्छे से नहीं बन पाता, नॉट एट रेटिना, रेटिना पे नहीं बनता, थोड़ा सा पहले बन जाता है, राइट। देख रहे हो, ये देख रहे हो कि जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है जहां से पैरेलल रेज आके और रेटिना पे बनती है, वो एक्चुअल में मायोपिक आइज है, ठीक है, ये मायोपिक आइज है। तो यहाँ पे थोड़ा पहले बन जाता है, रेटिना पे बनता तो इमेज हमको दिखता, ये रेटिना पे जब बनता तो इमेज हमको दिखता, लेकिन रेटिना पे नहीं बन के थोड़ा सा पहले ही बन जा रहा है, इसलिए इमेज नहीं बन रहा है। तो यहाँ तक पहुँचाने में क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा उल्टा लेंस यूज करना पड़ेगा। कनकेव का उल्टा क्या होता है, कन्वेक्स का उल्टा क्या होता है, ये कन्वेक्स है ना, कन्वर्ज कर रहा है, इसका उल्टा क्या है कि कनकेव हम लगा दे। तो करेक्शन कैसे होता है मायोपिक आइज का, कि एक कनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो ये जो है, ये जो क्या कन्वर्ज कर रहा है, तो पहले ही थोड़ा सा डाइवर्ज कर दो कि कन्वर्ज भी करेगा, तब तक वो कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो कन्वेक्स लेंस है जो क्या करता है, कन्वर्ज करता है रेज को, ठीक है। और उल्टा उसका क्या है, कनकेव, उसको अगर थोड़ा डाइवर्ज कर देंगे तो थोड़ा सा और डाइवर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या इमेज बन जाएगा आपका रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे इमेज बन जाएगा। तो देखो समरी क्या है, ठीक है, समरी क्या है मायोपिक आइज का, कि मायोपिक आइज वो होता है जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती, इसकी वजह से जो लेंस यूज किया जाता है वो एक कनकेव लेंस है, जो यूज किया जाता है लेंस, उसको क्या कहते हैं, कनकेव लेंस इज यूज्ड, ठीक है, किसके लिए, मतलब करेक्शन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसका उल्टा, दूर की चीजें अच्छे से देख पाता है, पास की चीजें अच्छे से नहीं देख पाता। तो दूर की, देखो पास की चीजें क्यों नहीं अच्छे से देख पाता, पास की चीजें क्यों नहीं अच्छे से देख पाता, क्योंकि उसको कन्वर्ज नहीं कर पाता है ना। अगर पास की चीजें अच्छे से नहीं देख पाने का क्या मतलब है, कि अगर ये मान लो, देखो ये हाइड्रोमायोपिक आइज है ना, ठीक है, ये नॉर्मल आइज है, ये नॉर्मल आइज है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है पास में, तो ये एग्जैक्ट ये रेटिना पे बन जा रहा है, लेकिन अगर जिसको हाइड्रोमायोपिया हो गया है, ठीक है, उसको पास की चीजें नहीं दिखाई देगी। देखो यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे रेटिना पे बनता, कहाँ बनता, अगर इस रेटिना पे इमेज बनता तो दिखता, लेकिन ये कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है ना, ये इमेज कहाँ बन रहा है, ये पीछे बन रहा है, राइट। तो उसको इसको और ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, और थोड़ा सा कन्वर्ज अगर हो गया, ठीक है, और थोड़ा कन्वर्ज अगर हो गया तो ये कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। थोड़ा सा और सिकुड़ा दो, ठीक है। इसमें क्या था, इस वाले में उल्टा था, इसको फैलाना था, क्योंकि ये ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है, ये पहले ही आ जा रहा है, राइट, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो इसको उल्टा कर रहा है। बट इसमें क्या है, इसमें कम कन्वर्ज कर रहा है, इसको और कन्वर्ज करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पे बन जाए, ये पीछे बन रहा है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्वर्ज कम कर रहा है, और ज्यादा कन्वर्जिंग, इसलिए एक और कनकेव लेंस लगा दिया जाता है, जो जो ये लेंस का काम करता है ना हमारी आंख, उसी टाइप का एक और लेंस लगा दिया जाता है। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, आई एम रियली सॉरी, कन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है एक और, जिसकी वजह से क्या करता है, कन्वर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोमायोपिया में ये है कि जो दूर की चीजें हैं वो दिखता है, ठीक है, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली,
बट कैनॉट सी नियर वाला, ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आइज का 25 सेंटीमीटर होता है ना, कि 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस होता है हमारी आंखों के आगे जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली बिना कोई स्ट्रेन आंखों में देख पाता है, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट चेंज होके इनका थोड़ा आगे आ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल पॉइंट है, देख रहे हो, ये जो एन है, बट यहाँ पे आ जाता है इन लोगों का वो चीज, राइट। ये थोड़ा चेंज होता है, ओके। देखो, दिस डिफेक्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आईज इज टू लॉन्ग। क्या होता है, फोकल लेंथ लंबा हो जाता है, मतलब ये बड़ा हो जाता है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस को छोटा करने के लिए, इतना छोटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक छोटा करने के लिए क्या करते हैं, एक और कन्वेक्स लेंस लगाते हैं जिसको और सिकुड़ा देता है, ठीक है, मतलब और कन्वर्ज कर देता है। अब कन्वर्ज ज्यादा कर देगा तो अब आराम से रेटिना पे यहाँ पे बन जाए, ठीक है। चलो जी, प्रिज्म बायोपिया के बारे में पढ़ते हैं। ये और कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा चलो रेटिंग लगा लेते हैं। आई बॉल इज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल छोटा हो जाता है, मतलब ये होता है ना, आई बॉल जब छोटा हो जाएगा तो कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई बॉल जब मोटा होगा, ठीक है, मोटा होगा तो कन्वर्जिंग पावर भी ज्यादा होगा, राइट, कन्वर्जिंग पावर भी ज्यादा होगा। लेकिन आई बॉल पतला हो जाएगा, ठीक है, पतला हो जाएगा तो कन्वर्जिंग पावर क्या होगा, कम होगा। मतलब जो लाइट आएंगी थोड़ा दूर पे जाके कन्वर्ज होंगी, राइट। तो वही बोल रहा है कि आई बॉल छोटा हो जाता है, क्या होता है, टू स्मॉल, बहुत छोटा हो जाता है। ये जो डिफेक्ट है ना, कन्वेक्स लेंस से बनता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस से सही हो जाता है। तो जो हाइड्रोमायोपिया में जो करेक्ट करने के लिए, जो ये हाइड्रोमायोपिया आंखों में हो जाता है, तो इसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, मायोपिया में कनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रिस्बायोपिया के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिस्बायोपिया, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज यूजुअली डिक्रीजेस जब ये ना, प्रिस्बायोपिया किस में होता है पता है क्या, जो बुड्ढों में होता है, जिसकी एज बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी सिलरी मसल्स जो होती हैं, सिलरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, ये सिलरी मसल्स, ये मसल दिख रहा है, ये वाली मसल्स, ये कमजोर जब होती हैं तो ये डिफेक्ट आता है। तो इसमें होता क्या है पता है क्या, जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, वो उनकी नियर पॉइंट धीरे धीरे चली जाती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई, जो कम पास की चीजें हैं ना, उनको देखने में अनकंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। and distantly without correction eye there, this defect is called presbyopia. It arises due to the gradual, मतलब एज बढ़ने के कारण ये होता है। ये सब तो किसी भी छोटे बच्चों में हो जाता है ना, बट ये जो होता है ना, देखो क्या डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, ये क्या बोल रहा है कि जो पास की चीजें नहीं देख पाते, पास की चीजें नहीं देख पाता है, बट ये नहीं कह रहा कि दूर की चीजें देख ही लेते हैं, उसमें भी कुछ डिफेक्ट आता है, लेकिन ज्यादातर पास की चीजें नहीं देख पाते जैसे जैसे एज बढ़ता है। तो इसमें देखो, इसमें ये होता है ना, लेंस जो होता है, इसमें क्या होता है ना, एक सेकेंड, इसमें क्या होता है ना, जो ये लेंस था इस वाले में जो लेंस छोटा हो जा रहा था, बट इसमें एज के कारण ना सिलरी मसल्स कमजोर हो जाती है ना, उसकी वजह से ये जो एक पावर ऑफ एकोमोडेशन हो रहा है वो कम हो जा रहा है। यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन का खेल है, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन किसके थ्रू होता है, तो हमने पहले पढ़ा था कि वो जो सिलरी मसल्स होते हैं ना, वही जो कर्वेचर को छोटा बड़ा करके और काम कराते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेट कराते हैं, जो चीजें मतलब इमेज को अच्छे से फॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे क्या होता है, एज बढ़ता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, घटने लगता है, राइट। तो वही चीज है कि दूर पास की चीजें नहीं देख पाती, मतलब आसानी से नहीं देखी जाती, दूर की चीजें थोड़ी सी कंपेरेटिवली अच्छी होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ऐड कर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेडुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल। तो मैंने कहा ना, अभी मैंने कुछ समय पहले कहा कि सिलरी मसल क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब कमजोर हो जाएंगी तो जो कंट्रोल करता है, जो सिलरी मसल क्या करता है, ये जो लेंस है ना, ये जो लेंस है आपका, इसी को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, समझ में आ रही है, ये सॉरी करेक्ट करता है, इसी को क्या करता है, करेक्ट करता है, ठीक है। एक सेकंड,
चूंकि ये दिखे इसी वजह से मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक बना लूँ ऐसे, ठीक है। ओके, तो क्या कर रहा है ये, अरे यार रुक जाओ, हाँ देखो ये जो आपको लेंस दिख रहा है ना, ये लेंस दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, इसी को तो जो सिलरी मसल्स है इसी को तो कंट्रोल करता है ना। लेंस छोटा बड़ा छोटा पतला या मोटा होके जो इमेज को जो पास है या फिर दूर है उसको देखने में मदद करता है। जैसा डिस्टेंस पे देखेंगे वैसा वैसा ये सिलरी मसल्स आपको एडजस्ट करता जाएगा, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन में जैसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो होता क्या ना, होता क्या है कि अब सिलेटरी मसल जब कमजोर हो जाएंगी तो फ्लेक्सिबिलिटी डिमिनिश फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी जो मतलब लचीलापन जो होता है, मतलब कह सकते हो कि कमजोर हो जाने से उतनी अच्छी काम नहीं करेगी मसल्स, ठीक है। जैसे पड़े रहेगा वैसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि जो अगर अच्छा रहता है तो तुरंत कम छोटा होता रहता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है उसकी, ठीक है, लेंस की। समटाइम्स अ पर्सन कैन सफर बोथ मायोपिया एंड हाइड्रोमायोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो जो कुछ कभी कभी क्या होता है ना कि लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों पे क्या सफर होते हैं। क्या मैंने गलत पढ़ दिया क्या ऊपर वाला ये हाइपरमेट्रोपिया को, हाइड्रोमायोपिया तो नहीं बोल दिया सॉरी फॉर अगर मैंने बोला होगा तो, ठीक है। अब क्योंकि मेरा जीव लटपट आ जाता है कभी कभी। अब पर्सन सफर कभी कभी ना क्या होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दोनों चीजें हो जाती है किसी पर्सन को, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं हम, बाई उसको ऐसे पर्सन को हम क्या करते हैं, बाई फोकल लेंसेज, मैंने दोनों प्रकार के लेंसेज का यूज करना होता है, कन्वेक्स और कनकेव दोनों। इसलिए कभी कभी पता है क्या देखोगे, जैसे चश्मों में कभी कभी देखे होगे, ठीक है, चश्मों में कभी कभी देखे होगे कि ऊपर तो लेंस दिख होता ही है, नीचे ऐसे ऐसे लेंस बना होता है, राइट, बड़े जो बड़े होते हैं, ठीक है, उसमें लेंस बना होता है। ये वाला पोर्शन होता है, ये कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये पोर्शन कन्वेक्स लेंस किसी में होता है और ऊपर वाला कनकेव लेंस होता है। ऊपर वाला कैसा होता है, कनकेव लेंस होता है, ओके। तो आगे बढ़ेंगे, चलो। तो ये बोल रहा है ए कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स है, वही बोल रहा है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों होता है, बाइफोकल लेंसेज जिसे बोलते हैं। ऊपर साइड में कनकेव होता है, मैंने बोला जैसे ऊपर साइड में क्या होता है, ये जो पोर्शन है ना ये कनकेव होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कनकेव होता है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कनकेव होता है और ये वाला पोर्शन क्या होता है, कन्वेक्स होता है, ठीक है, कन्वेक्स होता है। ये कनकेव और ये कन्वेक्स, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन, मतलब ये क्या करता है, मैंने दूर की चीजों को देखने में मदद करता है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर दूर की चीजों में देखने में भी मदद करते हैं। द लोअर पार्ट इज ए कन्वेक्स, जो नीचे वाला पार्ट है वो कन्वेक्स लेंस है। तो कनकेव लेंस जैसे मैंने बताया कि जो दूर की, जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती वो यूज करता है कनकेव लेंस, ठीक है। जिसको पास की चीजें नहीं दिखती वो कन्वेक्स लेंस यूज करता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो दूर की चीजें देखने में मदद करता है, इसलिए ऊपर होता है, क्योंकि जब दूर की चीजें देखनी होती है हम तो आंखें निगाहें नीचे तो करते नहीं है, क्या करते हैं, ऊपर ही करते हैं, ऊपर रख के ही देखते हैं। क्योंकि जो अगर पास की चीजें देखनी होती है तो अपनी निगाहें नीचे करके देखते हैं, राइट, कुछ पढ़ना होता है तो। इसलिए नीचे कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है और ऊपर क्या यूज किया जाता है, कनकेव लेंस, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, ओके। These days, it is possible to correct refractive defects with the contact lenses or through surgical inversions. आजकल के दिनों में क्या होता है कि कंटेक्ट लेंसेज का यूज होता है, मतलब आंखों में जैसे जिसको नहीं पता है उसको बता देना, कंटेक्ट लेंसेज वो होते हैं ना जिसकी आंखों के कलर मतलब आंखों के कलर जो बदलता है, रील वगैरह में देखोगे वो एक प्रकार का कंटेक्ट लेंसेज ही होता है, बट उसमें पावर नहीं होता, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन एकदम जीरो होता है लगभग, ठीक है। कोई जिसको जिसको बट जिसको चश्मा लगता है ना उसको दिया जाता है, ठीक है, उसमें पावर रहता है कंटेक्ट लेंस में, बट जिसको बस आंखों का रंग बदलना है तो उसको सिंपल वाला दिया जाता है, ठीक है। और सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल आई एम रियली सॉरी, सर्जरी करके सही किया जाता है जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि ये देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ पे जो कुछ पोयम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये पोयम कुछ कोई कवि समझ पाएगा, बट एज अ क्या बता मेंटर मैं कुछ बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। यू यू टॉक अबाउट वंडर थिंग्स यू सी द सन्स ब्राइट, आप बातें करते हैं ये मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो अजूबा, सॉरी हाँ अजूबा,
आप अजूबों को देखते हैं तो उसके बारे में बातें करते हैं। आप सूर्य के चमकने के बारे में बातें करते हैं, बट आप उसकी गर्मी नहीं समझ पाते। मैं उसकी गर्मी सहता हूँ, वो नहीं सहता है। मतलब वो आंखों का लग रहा है, एंटी लग रहा है, ठीक है। तो आंखों का जैसे वो होता है ना कि आंखें हर चीजें ब्यूटीफुल, वर्ल्ड की हर एक चीज को देख पाता है। तो उसी के अपोजिट में बोल रहा है कि आंखें, हाँ ठीक है, आंखें देख पाती है, लेकिन उसकी गर्मी को नहीं महसूस कर पाता। मैं उसकी गर्मी को महसूस करता हूँ। और बोल रहा है न ही उसकी दिन और रात को बदलता है, मतलब सन बोल रहा है, ठीक है। उसकी जो रात और दिन है वो नहीं कर पाते हैं आंखें, ठीक है। मैं इतना ही समझ पाया हूँ, अगर मैं थोड़ी सी गलती पोयम पढ़ लूँ तो सॉरी फॉर दैट, बट आई एम हियर टू जस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ फिजिक्स, ओके। तो लेट्स लर्न द फैक्ट, ओके। तो बोल रहे हैं ना कि हमारी जो आंखें होती हैं मरने के बाद भी यूज में आ जाती हैं। हमारी जो आंखें ऐसी, पूरे बॉडी में हमारी आंखें ऐसी हैं जो आफ्टर डेथ भी यूज किया जा सकता है। कैसे? बाय डोनेटिंग आवर आइज, जो मरने के बाद डोनेट करके, अंधे आदमियों को डोनेट करके, ठीक है। हमारे संसार में 35 मिलियन लोग अंधे हैं, जिसमें हमको लग रहा है 4.5 मिलियन चिल्ड्रन है, ठीक है। और वो क्योर किए जा सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं किया जा सकते, बट उसको उनको कोई आंखें देने वाला नहीं थे। तो यहाँ पे नीचे क्या बोल रहा है ना, आई डोनर जो होना चाहिए ना, वो कोई सा भी होना चाहिए, मतलब कोई भी सेक्स का होना चाहिए, या फिर मेल हो, फीमेल हो, या फिर बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी हो यार, ठीक है। वो दे पाता है। आई क्या करता है, अपना डोनेट कर पाता है। और कोई भी रोग वगैरह हो, यहाँ पे अस्थमा पेशेंट हो, हाइपरटेंशन पेशेंट हो, डायबिटिक हो, कोई भी दे सकता है। समझ में आ रही है बात? और ये बहुत इजीली है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि इसको बहुत तामझाम निकालने में। कैन डोनेट आईज, ठीक है। जिसको चश्मा लगा होता है, जिसकी आंखें कमजोर भी होती हैं, वो भी अपना क्या करता है, आई डोनेट कर सकता है मरने के बाद, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है कि आई कैन बी रिमूव्ड विद इन 4 से 6 घंटे, मरने के 4 से 6 घंटे बाद ही निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी अंदर की सेल मर जाएगी। और एक बार सेल मर गई ना उसके अंदर की, फिर वो जिंदा नहीं हो पाएगा। मतलब आंखें की जो सेल है, आंखें काम नहीं करेंगे फिर। तो आंखों को 4 से 6 घंटे पहले मरने से, सॉरी बाद पहले नहीं, 4 से 6 घंटे बाद मरने के निकाल लिया जाता है, ठीक है। इन्फॉर्म नियरेस्ट बैंक सेंटर, आई बैंक इमीडिएटली, तुरंत मतलब इन्फॉर्म कर दें जो पास में आई बैंक वाले हैं। तो आई बैंक वाली टीम आएगी आपको, और आराम से आपकी घर पे ही क्या करेगी, निकाल लेगी, ठीक है। एट होम ऑफ द डिसीज्ड, और एट द होम, हॉस्पिटल पे भी, नहीं तो आप घर पे भी बुला सकते हैं, ठीक है। 10 से 15 मिनट लगता है भाई, ये मेरे को क्यों बता रहे हो 10-15 मिनट लगता है निकालने में, और ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। और ठीक है, और कुछ नहीं, डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट, कोई बड़ा मामला नहीं होता, आराम से निकल जाता, कोई झमेला नहीं होता, ठीक है। पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विथ और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स, जिसको एड्स हुआ है, हेपेटाइटिस बी, सी, रेबीज, ये सब चीजें हो रही है ना, बस वही नहीं डोनेट कर पाते। यही वो शख्स है जो नहीं डोनेट कर, बाकी सब डोनेट कर पाते हैं, ठीक है। बस यही पढ़ते हैं यार, ये फैक्ट क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। जो मेन फैक्ट है मैंने बता दिया, ठीक है। क्या हमारी आंखें होती है, मरने के बाद भी जिंदा हो सकती हैं, किसी की आंखों में लग जाती है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो पिछले चैप्टर में ये बोल रहा है, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म द्वारा क्या होता है, हमने कैसे रिफ्रैक्शन होता है रेक्टेंगुलर। अब हम देखेंगे प्रिज्म के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में देखेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है ना, कि ट्रायंगुलर बेसिस होता है, ठीक है। प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, एक ट्रायंगल ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल इसके पीछे, एक ट्रायंगल इसके पीछे ऐसे, ठीक है। और इससे ये जोड़ दो, इससे ये जोड़ दो, इससे ये जोड़ दो, ठीक है। ये है क्या, प्रिज्म है। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म में ये ट्रायंगुलर फेसेस होती है। एक तो ये जो दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये जो दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर ये हुआ फेसेस, और एक पीछे वाला ये जो दिख रहा है तुमको, ये वाला, है ना,
ये ट्रायंगुलर फेसेस है और इसके बगल में चार चार आपके वो है, सॉरी तीन तीन आपके रेक्टेंगुलर फेसेस है। एक ये रेक्टेंगुलर फेस है, एक नीचे वाला है और एक ये वाला है बाजू वाला, है ना। तो 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर आपका बेस होता है। ओके, यहाँ पे तो और द एंगल बिटवीन द 2 लेटरल फेसेस आर एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो इसको हम अगर ऐसे सिंपल बना लें, प्रिज्म को एक ऐसे बना लें, ठीक है। तो 2 जो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं ना, उनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इन्हीं 2 फेजेस के थ्रू लाइट बाहर निकलती है। नीचे वाले के थ्रू तो जा ही नहीं रहा है, इसलिए उसले ही नहीं रहे, इसीलिए टिक किए हुए साइडों के बीच का एंगल को ही एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। हमारा टॉपिक क्या था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म पढ़ना था, राइट। तो यहाँ पे हम वही चीज़ों को बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कैसे रिफ्रैक्शन होता है एक प्रिज्म से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, सॉरी रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन मतलब अंदर घुस के बेंड होता है, रिफ्लेक्शन मतलब बाहर ही बाहर चला जाता है, मतलब सरफेस पे ही हो जाता है, इसी सरफेस पे इधर चला जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर स्लैब में पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है कि यहाँ से एक रे एंटर करती है, ठीक है, यहाँ से एक रे ऐसे एंटर करती है, ठीक है, कुछ एंगल पे एंटर करती है, ठीक है, लेट सपोज आई है। अब ये रेयरर से डेंसर में जब जाती है तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी और फिर दोबारा जब निकलेगी यहाँ से तो फिर नॉर्मल से अवे जाएगी। अब डेंसर से क्या जा रही है, रेयरर जा रही है, तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन उसके अवे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अब प्रिज्म में भी वैसे ही होता है। क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे वही चीज़ होता है जो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल आई बनाया तो अंदर आर बना रहे हैं, देखो आर बना रहा है, और कुछ एंगल पे यहाँ से फिर यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नॉर्मल बनाया और यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे यहाँ पे बेंड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए और ये नॉर्मल ये है तो इसकी तरफ बेंड हुआ है। तो रेयरर से डेंसर जाने में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, और डेंसर से रेयरर जाने में अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम ये नॉर्मल है इसके अवे जा रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन आगे करूं तो ये जो हमको मैंने पहले बता दिया क्या है, एंगल है, ठीक है, प्रिज्म का एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसे बोलते हैं, राइट, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसे बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज होता है। यहाँ पे नेट डेविएशन की अगर बात करूं मैं, यहाँ पे नेट डेविएशन की अगर बात करूं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है ना, एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब स्टार्टिंग में ये कैसे जा रहा था, ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे जा रहा था, ऐसे चला जाता, लेकिन लास्ट में कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे चला जा रहा है। तो कितना ये टोटल कितना डेविएट किया, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। चलो डी मैंने लिख दिया, राइट। तो आगे बढ़ते हुए और कुछ नहीं है इसमें, स्लैब लैब के बारे में जैसे हमने पढ़ा था उसी तरीके से ये समझाया मैंने, पूरा समझा दिया तुमको, इसमें कुछ और है नहीं। बेंड करता है, क्यों बेंड करता है, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर जा रहा है। क्यों जा रहा है, रेयरर से, क्या है ये रेयरर है, ये इधर हवा है और ये अंदर प्रिज्म का कोई मीडियम है, ठीक है, ग्लास फ्लास होगा, तो रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, और डेंसर से प्रिज्म से हवा में जा रहा है, डेंसर हो जाएगा, प्रिज्म से रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, राइट। चलो, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। व्हाइट लाइट, सफेद लाइट जो होता है उसका 7 कलर में टूटने के बारे में पढ़ेंगे, कैसे प्रिज्म से 7 कलर में टूटता है। यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएट द स्पेक्ट्रम कलर इन अ रेनबो। तुमने रेनबो देखा है कभी, उसको देख के कैसा लगता है, कितना मस्त लगता है ना, वही बोल रहा है कि कितना आप उसको अच्छा बोले होंगे, मतलब आपको अच्छा लगा होगा वो जो स्पेक्ट्रम बनता है रेनबो का, जो उस इंद्रधनुष बनता है, वो काफी अच्छा लगता है लोगों को, तो वही बोल रहे हैं हाउ कुड द व्हाइट लाइट ऑफ सनलाइट गिव्स अस द वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो। अच्छा ये बताओ, सन जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो कैसे रेनबो को मतलब कलर देता है, कैसे रेनबो बनाता है सन की लाइट। बिफोर इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम पहले ये जान ले, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक सेकेंड,
हाँ, ये पहले यहाँ पे क्लियरली वी शैल गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। हम पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म सो एक्साइटिंग फिनोमिना। जो टेढ़ा हुआ होता है ना, ये जो इंक्लाइंड होता है, ये जो इंक्लाइंड है, ये क्या है, ये जो इंक्लाइंड आपको दिख रहा है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये क्या है, इंक्लाइंड है। सॉरी, ये जो इंक्लाइंड फेसेस है जिसके थ्रू लाइट जाता है, ये अजीब फेनोमिना शो करता है। कैसा फेनोमिना करता है? एक अजीब तरीका फेनोमिना शो करता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, टेक अ स्मॉल सीड ऑफ, छोड़ो ये एक्टिविटी पढ़ने का। द प्रिज्म हैव प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू अ बोर्ड ऑफ कलर्स। तो क्या करता है ना कि जब इससे पास करता है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, देखो एक कार्डबोर्ड लो, पतला कार्डबोर्ड लो, मतलब एक दफ्ती ले लो, ठीक है, उसमें एक बीच में थोड़ा छोटा सा होल कर लो, ठीक है, नैरो, एकदम बीचों बीच, सनलाइट को उससे पास करने दो। इसको प्रिज्म अगर तुम्हारे पास नहीं है तो क्या करोगे? यही करोगे, ठीक है। तो एक कार्डबोर्ड लो, उसमें बीच में छोटा सा होल करो, ठीक है, जैसा बता रहा है, और सनलाइट में ले जाओ, ठीक है, धूप में ले जाओ, और दिस गिव्स नैरो बीम ऑफ लाइट। ये क्या करेगा? एक पतली सफेद लाइट देगा, है ना। हमको पीला दिखता है, लेकिन ना ऐसा माना जाता है कि जो सन की जो लाइट आती है ना, 7 कलर में टूटती है, इसका मतलब क्या है? एक वाइट लाइट है, तो एकदम पीला नहीं होता, हल्का पीला होता है, ठीक है, हमको पीला ज़्यादा दिखता है। नाउ टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्प्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ द फेसेस। और ग्लास प्रिज्म लो, उस पर फॉल कराओ जो वाइट लाइट। कहने का मतलब बस वाइट लाइट बनाने के लिए ये कार्डबोर्ड में होल किया, ठीक है। तो क्या करेगा ना कि यहाँ से जब टकराएगा प्रिज्म तो इधर 7 कलर में टूटता है। देख रहे हो इधर 7 कलर में? क्या तुम देख पा रहे हो? क्या तुम देख पा रहे हो क्या? एक सेकेंड, क्या इसमें जाएगा? छोड़ो, यहाँ पे बना लेता हूँ एक और। देखो वेट अ मिनट, ओके। तो देखो यहाँ से जब व्हाइट लाइट पास कर रहे थे, 7 कलर में टूट रहा है। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट into a broad band of colors। ये क्या करता है? 7 कलर में तोड़ देता है। नोट द कलर दैट अपीयर्स एट द 2 ends। 2 एंड पे जो कलर, देखो यहाँ पे रेड और यहाँ पे वॉयलेट, ये दोनों को नोट करने के लिए बोल रहे हैं। इसके बारे में कुछ तो बताएगा हम लोग को। तो एक आगे क्या बता रहा है? नोट दैट, ठीक है। और आगे बता रहा है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। कौन सा क्या सीक्वेंस है? तो पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट। ये ना, यही तो है, ये वाली है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको याद करने के लिए विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबग्योर, ठीक है। इसको अगर मैं बड़ा में लिखूं, क्या बोलते हैं इसको? विबग्योर। ये इससे गलत नहीं होता है, सीक्वेंस ये इसका इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा? वॉयलेट होगा। इससे क्या होगा? इंडिगो होगा। इंडिगो मतलब वही स्काई ब्लू। और ये आपका ब्लू, ठीक है। और ये है आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यही सीक्वेंस होता है। ये नीचे से ऊपर के सीक्वेंस है, इसका उल्टा दिखता है हम लोग को। सबसे पहले क्या दिखता है? सबसे पहले हमको दिखता है रेड, ठीक है, रेड दिखता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है। पहले रेड दिखता है ऊपर, सबसे ऊपर क्या दिखता है? रेड दिखता है। समझ में? तो ये वेबग्योर आपको याद करना है कि वेबग्योर जो होता है वो आपका 7 कलर्स यही है वो 7 कलर्स है जिसमें व्हाइट लाइट टूटता है, ठीक है। अब बताओ, देखो होता क्या है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज होती है यहाँ पे कि एक जो प्रिज्म है, एक प्रिज्म से पास करवा रहे हैं तो 7 कलर में टूट रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूटन चचा है ना, यहाँ पे न्यूटन चचा, देखो यहाँ पे न्यूटन चचा के बारे में दिया होगा। अभी ये थोड़ी सा और पढ़ लेते हैं, इसके क्या दिया है। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम स्पेक्ट्रम, इसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये 7 कलर के बैंड्स को, मैंने 7 कलर के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली। तुम ऐसे जो सेपरेट करके दे दिया
है ना, ये ऐसे देखने में लग रहा है कि सेपरेट है, लेकिन असल में थोड़ा थोड़ा अपने में मर्ज होंगे। इसीलिए यहाँ पे इंडिगो वाला टर्म आया है। यहाँ पे ब्लू और इंडिगो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि क्योंकि ये स्काई ब्लू ही केवल दिया है, लेकिन जब ये ऐसे हो रहा है ना, ये दिख रहा है तुमको, ये वाला दिख रहा है, जो मैंने ये लाइन बनाया है, इसमें एग्जैक्ट ऐसे सेपरेट तो हुआ नहीं है, हल्का हल्का होते होते, जैसे यहाँ पे पीला से हल्का डार्क होते होते यहाँ पे रेड हुआ है, फिर हल्का हल्का पिंक हुआ है, ऐसे ही ये भी स्मूथ है। इसीलिए इसमें इंडिगो ब्लू एक आ जाता है, जब ये मर्ज होता है ना एक में, तो ये आ जाता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट 7 कलर्स की पट्टियों में नहीं दिखता। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, ये एक दूसरे को क्या बोलते हैं, यहाँ ये फिर भी क्या होता है, कुछ समथिंग कुछ तो अलग दिखता है। ठीक है, मैंने अलग अलग दिखते हैं कलर, ऐसा नहीं होता कि पट्टी में दिखता है, पर फिर भी पता चल जाता है कि कलर कौन से है। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये जो टूटना है, व्हाइट लाइट का टूटना है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को तो बोलते हैं भैया, इसी को तो बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। ओके, अब व्हाइट लाइट के बारे में, डिस्पर्जन सारे कलर में हमने देख लिया। डिफरेंट कलर अपने अलग अलग एंगल पे बेंड हो रहे हैं, ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो, देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो ब्रो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ से ये वाली लाइट जा रही है, यहाँ से इधर ध्यान दो। ठीक है, यहाँ से इधर ये वाली लाइट जा रही है, इधर बेंड हो रही है, लेकिन ये लास्ट वाला देख रहे हो, इतना बेंड हो जा रहा है। तो अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल पे बेंड हो रहे हैं। अलग अलग एंगल कहने का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, एंगल, सॉरी, ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका डेविएशन एंगल ये देखो इतना बड़ा है, वॉयलेट का डेविएशन एंगल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अलग 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 कलर्स अलग अलग डेविएट करते हैं। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है, वॉयलेट, इसको याद रखो अभी। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट डेविएशन। ठीक है, कौन सा कलर देता है, वॉयलेट, इसको याद रखो। लीस्ट डेविएशन इसका होता है रेड का। ठीक है, सबसे कम डेविएट कौन होता है, रेड। अगर यहाँ पे कोई आदमी ऐसे खड़ा हुआ है तो इसको सबसे पहले कौन सा कलर दिखता है, ये वाला। और ये तो कभी कभी हो सकता है कि अगर इधर चला जाए तो ये दिखे भी नहीं, है ना। तो क्या होता है ना, आगे पढ़ते हैं अभी। देखो यहाँ पे प्रिज्म था, यहाँ पे क्या था, प्रिज्म था। अगर इसका उल्टा, इसके उल्टा एक और प्रिज्म चिपका के लगा दे तो क्या करेगा, ये जो तोड़ रहा था, ठीक है, ये क्या कर रहा था, यहाँ से जा रही थी तो लाइट तोड़ रहा था अलग अलग। ठीक है, अगर उल्टा लगा दे तो फिर से क्या करेगा, इसको पकड़ के एक में बना देगा, इसमें को पकड़ के एक में बना देगा। ये कौन किया था, ये आपके न्यूटन चाचा है ना, आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज ग्लास प्रिज्म। आइजैक न्यूटन ने ही ग्लास प्रिज्म का सबसे पहली बार यूज किया था और स्पेक्ट्रम बनाया था। ये 7 कलर दिख रहा है, ये बनाया था। ठीक है, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट। वो उन्होंने ये व्हाइट लाइट के कलर को तोड़ने की कोशिश किया था। ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, और ज़्यादा कलर्स उनको नहीं मिला। तो ही देन प्लेस्ड सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म। तो उन्होंने क्या किया ना, उनका ये इंटेंशन था कि और भी कलर, ये 7 कलर दिख रहे हैं, ये 7 कलर उनको चाहिए था कि और भी कलर दिखे। ठीक है, ये 7 कलर जो तुमको दिख रहा है, ये उनको चाहिए था कि और कलर दिखे। तो और कलर दिखे इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया। अब ऐसे रखते, अगर वो ऐसे एक प्रिज्म को ऐसे रखते, एक प्रिज्म को ऐसे रखते, तो ये तो काफ़ी दूर होता है ना, उनको चिपका के रखना था। तो उन्होंने क्या किया ना, ये ऐसे ही चिपका के रख दिया। ऐसे क्या किया, चिपका के देख रहे हो, फिगर में देख सकते हो। आई एम रियली सॉरी, वेट अ मिनट, सेव पे क्लिक हो गया था। ओके, तो उन्होंने जब ये क्या किया कि फिर से व्हाइट लाइट जनरेट कर दिया, यहाँ से फिर से कन्वर्ज करके फिर से क्या होगा, व्हाइट लाइट। ये सारे कलर्स व्हाइट से ही तो मिले थे, जब ये फिर से मिल जाएंगे एक में तो क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट बन जाएगा, राइट। ओके,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही ट्राई टू स्प्लिट ही कुड नॉट गेट मोर कलर, तो उन्होंने उल्टा करके क्या रख दिया, दिस अलाउड ऑल द कलर्स स्पेक्ट्रम थ्रू द सेकंड। तो ये क्या किया कि दूसरे प्रिज्म से पास किए, ये जो 7 कलर में टूटे हुए थे, ये क्या किया दूसरे प्रिज्म में पास किया और फिर उसे व्हाइट लाइट बन गया। तो आइजैक न्यूटन आइडिया दिया कि जो सनलाइट ही है वो 7 कलर से बना हुआ है। तो उन्होंने ये क्या दिया, आइजैक न्यूटन ने ही ऐसा बोला कि जो सनलाइट है वो क्या है, 7 कलर से बना हुआ है। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट सनलाइट इज ऑफ, कोई भी लाइट जो सेम स्पेक्ट्रम देता है, मतलब सिमिलर स्पेक्ट्रम, मतलब 7 कलर में टूटने वाला ये चीज जो देता है, बैंड ऑफ कलर्स देता है, जैसा कि सनलाइट का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइट लाइट। तो वाइट लाइट कोई पूछेगा तो क्या होगा कि एनी कलर एनी लाइट दैट गिव्स अस अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट, उसी को क्या बोलेंगे, वाइट लाइट। तो क्या ये याद रहेगा चीज, ओके। अब बढ़ते हैं रेनबो, भैया सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है ना, किसी को पता होता है किसी को नहीं पता होता है, राइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, बट फिर भी मैंने क्या कर रहा हूँ ना, अभी जो डिटेल उसका मैकेनिज्म है मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसा कि यहाँ पे जो ये टकरा रहा है, ये क्यों टकरा रहा है, तो इसका जो रीजन है ना वो तुमको 12th में ही मिलेगा, बट फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा। यहाँ पे तुम्हारे बुक में नहीं दिया होगा, एनसीईआरटी के ही बुक में 12th में दिया है इस चीज़ के बारे में, बट क्योंकि मैं एज ए मेंटर हूँ, तो तुमसे बड़ा हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिसाइड कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो लेट्स स्टडी मोर अबाउट दैट, ओके। तो यहाँ पे एक सनलाइट ले लेते हैं, ये देखो क्या होता है, बारिश होती है, बारिश होती है तो जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में रुक जाते हैं। मान लो ये बारिश हो रही है, ठीक है, ऐसे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद कुछ देर बाद देखते हो कि जो ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी मतलब जो ऊपर होता है एटमॉस्फेयर में, हवा में कुछ बूंदे होती है, बारिश की बूंदे वहीं पे रुक जाती है। जैसे बादल बनता है ना, बादल बनता है तो कैसे बनता है, वो भी तो बारिश, ये बूंदे जो बूंदे हैं, डस्ट है, सारे मिलके एक बादल बनता है, राइट। तो जो वही जो बूंदे हैं उनसे जब सनलाइट पास करती है, अब ये बूंद हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या हो गया, एक बूंद ले लो, ठीक है, इसको मैं पानी से, ये पानी है, ठीक है। तो जैसा प्रिज्म काम करता था, एज द प्रिज्म वर्क, because you have studied before that, where whenever the light pass through a prism it spreads, it's disperse in the 7 colors. Similarly एक ड्रॉपलेट्स लेते हैं तो वो सेम प्रिज्म की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, ये प्रिज्म की तरह ही काम करेगा। तो इसमें भी क्या होता है कि यहाँ से जब लाइट जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, एक ये अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो किसी एंगल पे घुस रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे बेंड हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, टकरा के इधर जा रहा है। और यहाँ पे 7 कलर में देखो यहाँ से टूटना स्टार्ट हो गया, ये देखो यहाँ पे भी टूट रहा है हल्का हल्का, यहाँ पे थोड़ा और टूटने का दिखाया है, यहाँ पे और ज़्यादा टूटने का दिखा है, राइट। मैं अभी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले कर दूंगा कि कैसे ये मतलब वो एक पिक्चर प्ले कर दूंगा कैसे होता है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। देख रहे हो ये सनलाइट यहाँ पे, राइट, सनलाइट यहाँ पे, सनलाइट यहाँ पे है, और रेनबो किधर बन रहा है, इधर आ रहा है टकरा के, फिर इसी साइड अपोजिट साइड में बन रहा है। अगर सनलाइट इस साइड है तो रेनबो इस साइड बनता है। यहाँ पे बोल रहा है ना, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ सन। अब अपोजिट क्यों बोल रहा है, अगर ये बताओ, अगर ये अपोजिट नहीं बनता तो यहाँ से, यहाँ पे बीच में ड्रॉप है, इधर सन है, ठीक है, इधर सन है, इधर क्या है, ये मान लो सन है, और इधर मान लो ड्रॉप है, ये क्या है, ड्रॉप समझ लो। तो यहाँ से पास करेगा लाइट तो इधर ही तो बनेगा भाई, है ना। तो अपोजिट अब बनता है हमेशा, सन के अपोजिट में रेनबो बनता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे इंटर किया, ठीक है, इंटर किया, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन, सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्ज हो रहा है, ये देखो डिस्पर्ज हो रहा है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन,
ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये आगे कह रहा है दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्ज, पहले रिफ्रैक्ट हुआ है ना, बेंड हुआ, यहाँ पे एंटर किया तो ड्रॉप में वाटर है, बाहर एयर है, तो एयर से डेंसर में जा रहा है। द इंसिडेंट सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले रिफ्रैक्ट हुआ, फिर क्या हुआ, ये पहली सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला ये काम हुआ, फिर यहाँ पे डिस्पर्ज हुआ, डिस्पर्ज, ये है 2 नंबर का, है ना। और उसके बाद 3 नंबर में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, ये क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। यही चीजें होती है। तो ऐसे टकरा के 7 कलर में टूटा, बस अभी तक यही जान लो बाबू, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये, बस ये समझ लो कि ये जो टकराने वाला, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ऐसा एंगल होता है, देखो कभी तुम मोबाइल में देखोगे, जब तुम्हारा मोबाइल बंद होगा या स्क्रीन अभी जल नहीं रहा होगा तो टेढ़ा करने पे क्या दिखता है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है, मिरर की तरह दिखता है ना। वो क्यों दिखता है भाई, वो क्यों दिखता है? देखो वाटर के अंदर तो क्या है, मिरर तो है नहीं, लेकिन उसका क्या दिख रहा है, इमेज दिख रहा है ना वाटर में, ये पूरा कलर दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये क्रिटिकल एंगल है। मिरर है नहीं, लेकिन टेढ़ा करने पर कभी कभी शक्ल दिखता है। क्यों दिखता है, इसी वजह से दिखता है क्योंकि एक ऐसा एंगल होता है जिससे ज़्यादा अगर हम लाइट पास करवाएं, कि अगर एक ऐसा एंगल, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दे, अगर एक ऐसा एंगल, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हम लाइट को पास करवाएं तो ये अंदर न जाके ये बाहर चला जाता है, रिफ्लेक्शन कर जाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी वजह से यहाँ पे वही एंगल इसको मिलता है, इसलिए वो इधर न जाके वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलो, तो अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अभी हमने पढ़ा स्लैब की वजह से रिफ्रैक्शन पढ़ा, हमने प्रिज्म की वजह से रिफ्रैक्शन पढ़ा, अब पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती है ना, बहुत सारी गैसेस की एक लेयर होती है। तो जब मैंने बताया कि रेयरर से जब डेंसर जाता है तो रिफ्रैक्शन क्या होता है जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, या फिर डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे हम लोग की डेंसिटी है, जैसे हम लोग के लिए वाटर क्या है, डेंस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एयर के मुकाबले, जिसमें हाथ मूव करना क्या है, कठिन है वाटर में। तो हम लोग के हिसाब से जो डेंसिटी होता है वो अपना हाथ मूव करना होता है, लेकिन लाइट जब घुसती है तो उसको कितनी कठिनाई हो रही है, उस डेंसिटी को बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो तुम समझने के लिए, ठीक है। कि लाइट के लिए जो डेंसिटी है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो चलो, You might have seen the apparent randomness को क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, waving and flickering of object seen through a turbulent stream of the hot air rising above the fire and the radiator। जैसे तुम देखे होगे कि कोई भी बहुत गर्म चीज है, या भी समझ लो आग है, ठीक है, तो आग के ऊपर ऐसा दिखता है झिलमिलाता हुआ, ऐसा कुछ तो झिलमिला रहा है। तो वो चीज़ क्या होती है, जैसे रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो रोड के ऊपर ऐसा लगता है हवा झिलमिला रही है, ठीक है। ऐसा कभी देखोगे, कुछ गर्म चीज़ या फिर आग है, आग के ऊपर क्या होता है, झिलमिलाता हुआ दिखता है कुछ ना कुछ। तो वो जो होता है ना, वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, एयर होता है। तो एयर क्या होता है ना, जब बहुत गर्म हो जाता है तो क्या होता है, लेस डेंस हो जाता है, हल्का हो जाता है और लेस डेंस हो जाता है। किसके, उसके ऊपर वाले की। मान लो आग जल रहा है तो उसके जो पास में जो हवा है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ऊपर क्या है, हवा ठंडा है, तो ऊपर के मुकाबले क्या हो रहा है, जो उसके एबव है उससे क्या होता है, मतलब लाइटर होता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस, और जब लेस डेंस हो जाएगा लाइट के हिसाब से तो क्या होगा, लेस डेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल मीडियम होता है, जैसे मान लो हवा है, तो हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होती हर जगह। अगर कहीं गर्म हो जा रहा है तो अभी मैंने पढ़ा कि लेस डेंस हो जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, स्लाइटली लेस हो जाता है। तो हम कह नहीं सकते कि स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मतलब एक समान नहीं कह सकते। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट, मतलब क्या, ऐसे उस फ्लक्चुएट होता है, मतलब हिलता डुलता है। ठीक है, उसकी जो पोजीशन होती है क्या होती है, हिलती डुलती है। मतलब अगर मैं आग बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं इधर आग बनाऊं, ठीक है, लेट सपोज दिस इज फायर, तो इसके ऊपर क्या होगा, हवा क्या करेगी, झिलमिलाएगी, राइट। हवा क्या करेगी, झिलमिलाएगी, समझ लो ये झिलमिला रही है। तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। अगर कुछ होगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, झिलमिलाता हुआ दिखता है। कब, जब उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होता है वो झिलमिलाता है, राइट। कि बीच में जो हवा है वो झिलमिला रही है तभी दिखता है जब पीछे कुछ होता है, ठीक है। वो भी क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, हिलता डुलता है, ऐसा दिखता है, वो भी झिलमिला रहा है। दिस वेविंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यह एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या है, एक उदाहरण है। कैसे कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या, हवा में रिफ्रैक्शन हो रहा है ना गर्म की वजह से। देखो होता है क्या, यहाँ पे आपका नॉर्मल एयर है जो कोल्ड है, राइट, ठंडी है, और यहाँ पे उसके जस्ट बगल में अगर वो गर्म की वजह से अगर उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा। और ये जो ठंडी ठंडी हवा है वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर रिफ्रैक्शन होता है, बस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, कैसे हो जाएगा, रेयर से डेंसर। इसलिए इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में ही रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, क्यों कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से चेंज हो रहा है ना। स्टेशनरी नहीं होता ये, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेशनरी नहीं होता, कभी कभी गर्म की वजह से घट जाता है, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अ सिमिलर फिनोमिना एज मच लार्जर स्केल। मैंने बहुत बड़े पैमाने पे जो तारों का चमकना है, ये समझ रहे हो, ये भी क्या है, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। अब कैसे कैसे रिफ्रैक्शन, तो होता क्या है ना, देखो ये है अर्थ पे खड़ा हुआ, ये क्या है, ये आपका बंदा जो है ये अर्थ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, अर्थ पे खड़ा हुआ। और ये जब अर्थ पे खड़ा हुआ है तो ये स्पेस में तारे हैं। बीच में क्या है, बीच में आपका एटमॉस्फियर है। अब एटमॉस्फियर है तो ये बहुत सारी गैसेज हैं, तो इनके थ्रू क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इनके थ्रू क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इनके थ्रू बहुत सारी गैसेज हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी गैसेज है ना, तभी तो रॉकेट जो छोड़ा जाता है, इतना बड़ा रॉकेट होता है, लेकिन जैसे ही स्पेस में जाता है तो आधा से क्या 1/4 पार्ट नीचे गिर जाता है। वो क्या होता है, वहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलने के लिए होता है। और बहुत सारी गैसेज होती हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है स्पेस के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे रेयरर से डेंसर अगेन वही काम होता है। रेयरर से डेंसर गैस डेंसर आती हैं, स्पेस में कोई हवा नहीं होता, मतलब रेयरर होता है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। देख रहे हो यहाँ पे बेंड हो जा रहा है, राइट। यहाँ से जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगा, बेंड हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, राइट। चलो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार थोड़ा सा और नीचे दिया हुआ है क्या ये चीज, ये देखो। अच्छा मैंने बता दिया, एक बार फिर से इसको रीडिंग लगा लेते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। सन की लाइट का, जैसे सॉरी स्टार की लाइट हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ पे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, राइट। ठीक है, मतलब उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है क्योंकि गैसें है ना, बहुत सारी गैसें हैं। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टार लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रहा है। अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से मैं देख रहा था तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ कि लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इसको जाना चाहिए ऐसे, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे आ गया, राइट। एक सेकंड, थोड़ा सा और इसको क्लियर अगर पिक्चर को बना है तो यहाँ पे गैस था, ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन क्या इधर बेंड हो गया, इस साइड
टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे इसको तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जा रहा है, ठीक है। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल। जो तारा है ना एक्चुअल में यहाँ पे है, लेकिन हमको रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें थोड़ा सा इधर दिखता है, फिर अगले ही पल में कैसा दिखाई देता है, फिर कहीं कहीं इधर दिखेगा, इसलिए पोजीशन में चेंज आता है। इसीलिए क्या दिखता है, वो चमक रहा है, लेकिन वो असल में क्या है, एक गोल है, ठीक है, ठीक है, एक सन की तरह वो भी है। सन भी क्या है, एक तारा है, एक स्टार है, लेकिन जो क्योंकि उसका पोजीशन चेंज होता रहता है तो क्या दिखता है कि वो चीज़ चमक रहा है, ठीक है। वही है, वो स्लाइटली कीपिंग चेंज, वही मैंने बता दिया ये सारी चीज़ें। सिंस द स्टार इज़ वेरी डिस्टेंट, बहुत ज़्यादा दूर है, दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ द लाइट, ऐसा दिखता है कि बिंदी नुमा, मतलब उसका सोर्स है, लाइट का जो सोर्स है एक बिंदी जैसा है, मतलब एक पॉइंट जैसा। एज द path of the ray of light coming from star grow varying slightly, जो लाइट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी कभी इस साइड जा रहा है ना, कभी इस साइड जा रहा है, ठीक है। एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, जो स्टार से लाइट आ रहा है, गोज ऑन वेरिंग, बदलता जा रहा है, बदल रहा है हर समय, स्लाइटली, थोड़ा थोड़ा। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट, तो क्या होता है, जो सन स्टार की जो पोजीशन होती है ये वो कहते हैं इधर उधर फ्लक्चुएट होती है, मतलब स्थिर नहीं होती, एक जगह नहीं होती। एंड द अमाउंट ऑफ सन स्टार लाइटिंग इन स्टार लाइट इंटरिंग द आई फ्लिकर, तो हमारी आंखों में भी क्या होती है, पोजीशन उसकी चेंज होती है, इसलिए क्या होता है, चमकता है। इधर उधर जब घूमेगा कोई चीज़ तो क्या चमकेगा, राइट, इधर उधर पोजीशन चेंज होगा, तो हमको तो नहीं पता नहीं चल रहा है कि ये तारा यहाँ था तुरंत फिर इधर चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा दूर होगा, यहाँ ये हमारी आंखों से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझो कि ये सन जितना बड़ा है और ये दिखता है बिंदी है, समझ सकते हो कितना दूर है ये। तो इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का डिस्टेंस वो ज़्यादा हमको दिखता नहीं है, बस ऐसा दिखता है, ये एक यहाँ पे ऐसा दिखता है, तो ये चौड़ा ऐसे ऐसे चमकता रहता है पास पास में, ठीक है। जब थोड़ा थोड़ा हमको दिखता है, हमको दिखता ही नहीं पोजीशन चेंज हो रहा है, हमको दिखता है चमक रहा है, राइट। वही बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर है, ये बोल रहा है ना यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन इज वेरी, ये देखो यहीं पे तो कहीं था, यहीं पे कहीं तो था, बहुत ज़्यादा दूर के बारे में लिखा था, कोई नहीं छोड़ो, यहीं पे मैंने ऊपर था। स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर, कभी कभी चमकीला दिखाई देता है, एट सम टाइम, कुछ समय में, कभी कभी फीका दिखाई लगता है, विच इज़ का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कभी कभी धीमा दिखाई देता है, कभी कभी तेज दिखाई देता है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। क्योंकि पोजीशन जब चेंज होगा तो हो सकता है कभी कभी हमारी आंखों तक पूरी लाइट आए ही ना, तो क्या होगा, धीमा दिखाई देगा, और कभी कभी ऐसा लगेगा कि पूरा ही लाइट हमारी आंखों तक आ गया तो क्या दिखाएगा, ब्राइट दिखाई देगा। अब हम सेकेंड टॉपिक के बारे में पढ़ने आ रहे हैं कि सन सुबह में लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। सन सुबह में लाल क्यों दिखाई देता है, तो देखो मैंने उसमें रिफ्रैक्शन प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन पढ़ाया था उसमें क्या था कि सबसे ऊपर रेड था, सबसे ऊपर क्या था आपका, रेड था, ठीक है। यहाँ से लाइट एंटर करी तो सबसे पहले ऊपर रेड था, सबसे कम क्या हुआ था, बेंड हुआ था, राइट, सबसे कम बेंड हुआ था, ठीक है। और सबसे नीचे कह सकते हैं वो क्या था, वॉयलेट था, ठीक है, सबसे नीचे क्या था, वॉयलेट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, तो ये तो बस रेड लाइट ही देख पाएगा, ठीक है, ये जो रेड लाइट है वही उसकी आंखों तक जाएगी, ये जो वॉयलेट जो है वो क्या होगा, यहाँ तक जाता जाता क्या होगा, लुढ़क जाएगा इसके नीचे। ये तो बेंड होता जा रहा है ना, ये तो बेंड होता जा रहा है, ये तो ऐसे चला जा रहा है, तो हमको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ से हमने तो लाइट, वाइट लाइट मान लो, समझ लो ये वाइट लाइट है, इधर हमने तो यहाँ पे वाइट लाइट लगाया था, लेकिन असल में हमको केवल रेड ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रेड ही हमारी आंखों तक पहुँच पा रहा है। उसी तरह होता क्या है ना, जब सुबह के टाइम होता है,
तो यहाँ पे एक बार फिर से पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे द सन इज विजिबल एट अस 2 मिनट बिफोर। अच्छा छोड़ो यहाँ पे वाई डू अंडरस्टैंड प्लानट ट्विंकल, द प्लानट आर सो मच क्लोजर टू द अर्थ एंड द सीन एक्सटेंडेड सोर्सेज। इफ वी कंसिडर एन प्लानट एज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ द पॉइंट साइज सोर्स ऑफ द लाइट, द टोटल वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट entering our eyes from the all individual point source will be averaged out to be zero, thereby nullifying of the क्या बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ इकट। अच्छा बताओ, ये बोल रहे हैं ना कि अगर कोई पास में है जैसे चंद्रमा है तो हमको ये कि नहीं वो तारा की तरह क्यों नहीं दिखाई देता, तो इसका यही रीजन है कि उतना दूर नहीं है जितना कि ये तारे हैं। ठीक है, कोई प्लैनेट के बारे में बता रहा है तो मैं एक मून प्लैनेट नहीं को मून को ही लेके बता दे रहा हूँ क्योंकि वो चमक रहा है, वो पास में है तो उसका हर एक पॉइंट ले रहे। छोड़ो यार, ये कोई ज़्यादा वो चीज़ कम्प्लेक्स हो जाएगा। चीज़ें जो मेन चीज़ है उसके बारे में अभी पढ़ लो। ठीक है, तो वो जैसा ठीक है थोड़ा सा बता दे रहे हैं इस चीज़ों के बारे में। ये बोल रहे हैं ना, देखो यहाँ पे मून है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट ले लो जो थोड़ा सा चमक रहा है, ठीक है, उसका एक पॉइंट ले लो। जैसे हमने पॉइंट साइज जो कोई स्टार का लिया था, इसमें बहुत सारे पॉइंट साइज मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट साइज मिल जाएंगे। जब उनका ट्विंकलिंग होगा तो ओवरऑल क्या होगा, जैसे बहुत ज़्यादा ट्विंकल जब हर एक पॉइंट का होगा तो ये शिफ्ट होके ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये शिफ्ट होके थोड़ा सा हल्का से हिटेगा तो ये वाला शिफ्ट होके इसकी जगह पे मान लो आ जाएगा, ये वाला शिफ्ट के इसकी जगह पे आ जाएगा, तो ओवरऑल लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, यही बोल रहे हैं, ओवरऑल जो होगा नलीफाइंग कर देगा ट्विंकलिंग को। अब देखते हैं ये सुबह वाला देख रहे थे, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अपेरेंट पोजीशन ऑप्शन है, यहाँ पे असल में, ठीक है, असल में डेप्थ इतना है, ठीक है, लेकिन हमको क्या दिखाई देता, हमको दिखाई देता है कि यहाँ पे है, राइट। तो होता क्या है कि जब हम ये जो सन की लाइट होती है, सन की जो लाइट होती है ना, वो 7 कलर में टूटता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, सन की लाइट जो होती है रिफ्रैक्शन की वजह से, ये तो इसका दो कारण है। कोई लोग ये बोलते हैं कि जो रेड है सुबह के समय में यहाँ पे देखो सन यहाँ पे होता है, ठीक है, एकदम यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे लेकिन दिखाई कहाँ देगा, यहाँ पे, क्योंकि किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो जब रिफ्रैक्शन इसमें एटमॉस्फेयर में भी होगा तो 7 कलर में सन की लाइट टूटती है ना, तो जो सबसे ऊपर होगा वहीं तो दिखाई देगा, और तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जो वॉयलेट कलर की होंगी वो तो यहाँ पे बेंड होकर इधर चली जाएंगी, बस क्या होगा, रेड वाला ही हमारी आंखों तक ऐसे जाएगा, वॉयलेट वाला क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन की पोजीशन थोड़ी नीचे हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जो लाइट जा रही है ना केवल रेड होगी, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है और बेंड कम होता है, इसलिए हमारी आंखों तक सुबह में जाएगा। और क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो बेंड हो जाता है। ये जो सन होता है यहाँ पे जाएगा तब तो पूरी लाइट जाएगी, तो फिर से हमको पूरा एक्चुअल में हॉरिजॉन के नीचे सन है इसलिए रेड लाइट जा रही है, अगर ऊपर चला जा रहा है लेकिन जब तब थोड़ा और लाइट जाएगी तो ऑरेंज दिखने लगेगा, राइट। तो असल में हॉरिजॉन के क्या है, नीचे है सबसे पहले, बाद में और ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर जब दिखेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे दिखेगा इस जगह पे एक्चुअल में जब दिखेगा लोगों को, तब तो लाइट थोड़ी सी और वो ऑरेंज हो जाएगी, ठीक है, रेड से क्या हो जाएगी, ऑरेंज हो जाएगी। फिर जब सन यहाँ पे दिखाई देगा तब से मतलब तो आगे देखते हैं, तो आगे क्या बोल रहा है, वाई डोंट द प्लानट ट्विंकल, प्लानट क्यों नहीं ट्विंकल करता है, फिर जैसे स्टार ट्विंकल करता है, चमकता है, टिमटिमाता है, तो वैसे ही प्लानट को भी करना चाहिए। द प्लानट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, अब रीजन बता रहे हैं, यहाँ से क्या बता है, रीजन बता रहे हैं, क्यों क्योंकि जो प्लानट है वो अर्थ के काफ़ी करीब है। तो देखो प्लानट ले लो, प्लानट क्यों नहीं ट्विंकल करता है, इसका रीजन मैं मून से दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक मून है, ठीक है, क्या है, एक मून है, लेट्स सपोज दिस इज आवर मून, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे बनाता हूँ जिसकी वजह से क्या होगा, ट्विंकल होगा, राइट, और एक पॉइंट इसके बगल में बना दे रहा हूँ, ये तीसरा पॉइंट इसके बगल में बना दे रहा हूँ। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, कितना भी तुम पॉइंट ले सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए केवल 3 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। जब ये ट्विंकल करेगा
तो लेट्स सपोज कि ये जो रिफ्रैक्ट होके, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट रिफ्रैक्ट होके मान लो सपोज कि यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट रिफ्रैक्ट होके क्या कर रहा है, वेट अ मिनट, यहां से यहां पे आ जा रहा है, ये वाला पॉइंट इसकी जगह ले रहा है, ठीक है, ट्विंकल करके। मान लो ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है रिफ्रैक्ट होके इसकी जगह ले रहा है सपोज, ठीक है। और जब ये वाला ट्विंकल करके, कौन सा वाला ट्विंकल करके, ये वाला ट्विंकल करके इसकी जगह ले रहा है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है एक दूसरे की जगह ले लेंगे जब ये ट्विंकल करेंगे ना। जैसे रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक्चुअल स्टार यहाँ पे है और दिखता है हमको कुछ यहाँ पे। तो ऐसे ही इसको समझ लो कि एक्चुअल स्टार ये पॉइंट यहाँ पे है और ये ट्विंकल करके इसकी जगह पे आ गया, ये वाला ट्विंकल करके इसकी जगह पे ले रहे हैं, तो एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे पॉइंट साइज ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो गए। पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट ले लो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, नलीफाइंग कर देंगे। मतलब कोई ऐसा लगेगा ही नहीं कि टिमटिमा रहे हैं, एक दूसरे की जगह ले लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये जगह भी चेंज किए हैं। और ये इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत पास में है, हमारे क्या है, बहुत अर्थ के काफ़ी पास में है, तो इसलिए क्या टिमटिमाता नहीं है। समझ में आ रही है बात, नलीफाई कर देंगे ओवरऑल इफेक्ट को। तो आगे मैं बढ़ता हुआ देखता हूँ कि द एडवांस सनराइज, मतलब सनराइज से पहले, मतलब एडवांस विशिंग करते हैं ना कि एडवांस में आपको विश कर रहे हैं, कहने का मतलब सनराइज के पहले और सनलाइट डिलेड, मतलब सनसेट के बाद, सनसेट के थोड़ा सा बाद और सनराइज के थोड़ा सा पहले, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे दिया गया है। चलो पढ़ते हैं। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise. सनराइज के 2 मिनट पहले, एक्चुअल सनराइज का जो सूरज दिखने लगता है उसके 2 मिनट पहले हमको क्या दिखता है कि उसका सन का एक थोड़ा थोड़ा मतलब उसका प्रकाश दिखने लगता है हमको 2 मिनट पहले। मतलब सनराइज एक्चुअल जो होता है, कैसे कहते हैं, जो एक्चुअल सनराइज है उसके 2 मिनट पहले क्या होता है, हमको सन का जो सन दिखने लगता है, ठीक है, एकदम ऐसा उनसे उसका जो प्रकाश होता है, एक्चुअल जो राउंड वाला प्रकाश होता है वो क्या होता है, दिखने लगता है। और 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, सनसेट माने सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक क्या होता है, सन दिखता है, जो रेड कलर का एकदम दिखता है, एकदम रेड जो कह सकते हैं वो दिखता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये तो मैंने लाल बता दिया क्यों लाल है। अब एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। ये है होरिजन, ठीक है। होरिजन क्या होता है कि अगर यहाँ से क्षितिज जिसे बोलते हैं हिंदी में, कैसा लगता है ना कि ये जो आसमान है यहीं पे जाके मिल रहा है। कभी देखे हो कोई लंबा मैदान में खड़े हो, फील्ड में कोई खड़े हो, ठीक है, और दूर तक देखने में ऐसा लगता है कि जो आसमान है और धरती यहाँ पे पॉइंट में मिल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे ऐसा दिखता है उसी को क्या बोलते हैं, होरिजन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो होरिजन होता है ना, होरिजन के जस्ट नीचे जो होता है ना, क्या होता है, सन होता है। एक्चुअल सन यहाँ पे होता है, एक्चुअल सन कहाँ होता है, इस जगह पे होता है। बट रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण ये कहाँ दिखता है, ये दिखने लगता है, हमको दिखने लगता है। एक्चुअल में ये है नहीं, यहाँ पे जो हमको 2 मिनट बाद तक दिखता है वो एक्चुअल वहाँ पे है नहीं, बट क्या होता है वहाँ पे हमको दिखता है, किसकी वजह से, कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ये एडवांस सनराइज 2 मिनट, जो सनराइज के 2 मिनट पहले भी और सनसेट के 2 मिनट बाद भी जो सन दिखता है वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क एट द सनराइज एंड ड्यू टू द सेम, ये इसकी वजह से होता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बारे में देखेंगे। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कहने का मतलब है कि जो लाइट होगी ना यहाँ से आ रही है, अगर कोई ऑब्स्टिकल होगा, ऑब्स्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे ये लाइट टकरा सके, वो टकरा के और बहुत सारे डायरेक्शन में क्या होगा, फैलेगा। तो जो ये फैलना हो रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के और चारों दिशाओं में
चारों दिशाओं कह सकते हैं, 8-16 दिशाओं में फैलना, उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब फैलना, टकरा के फैलना, उसको स्कैटर होना। ठीक है, चलो तो बोल रहा है क्या बोल रहा है, The interplay of light with object around us gives rise to the several spectacular phenomena in nature। तो जो लाइट का इन ऑब्जेक्ट, जो हमारे आस पड़ोस जो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, उनसे जो भी उनका जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन जो टकराव होता है, जो उनके साथ जो भी उनका बेंडिंग या फिर कर्विंग, लाइट का टेढ़ा होना, रिफ्लेक्ट होना, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, वो हमारे नेचर में चारों तरफ हर एक ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है, ज़रूर है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव्स राइज टू सेवरल स्पेक्ट्रल फिनोमेना। तो जो हमारे आस पड़ोस ये चीज़ें हो रही है ना, लाइट का जो ऑब्जेक्ट के साथ इंटरप्ले हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे क्या हो रही है, चीज़ें हो रही है हमारे चारों तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल में बोल रहा है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आसमान ब्लू कैसे दिखता है, ये भी क्या है, एक लाइट का खेल है, कैसे दिखता है। तो देखो इसका रीजन तो हमको नहीं दिया है, लग रहा है कि दिया होगा, आई थिंक, क्या इसको इसमें दिया है क्या नीचे, मेरे को अगर पता नहीं दिया है कि नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखो ब्लू की, आसमान ब्लू इसलिए दिखता है, ठीक है, आसमान ब्लू इसलिए दिखता है कि जो आसमान में, जो अंतरिक्ष में ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो अर्थ के बाहर, ये जो मान लो अर्थ है, इसके बाहर ऐसे पार्टिकल्स हैं, अर्थ के बाहर ऐसे, एक सेकेंड, अर्थ के बाहर ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके से टकरा के ना, जब लाइट टकराती है तो जो कलर्ड स्प्रेड होता है, जो सनलाइट यहाँ से जो सन है, सन की जो रेज हैं, जब इन पे टकराती हैं तो जो कलर निकलता है वो होता है ब्लू। ऐसा ब्लू कलर का जो वेवलेंथ निकलता है, ब्लू कलर का क्या होता है, टकराने के बाद ब्लू कलर का वेवलेंथ, माने स्कैटर होने के बाद ब्लू कलर का वेवलेंथ निकलता है। जैसे हमने देखा था ना, हमने क्या देखा था, प्रिज्म से देखा था कि जो प्रिज्म से पास करती है व्हाइट लाइट तो 7 कलर में निकलती है। तो वो क्या था, एक टूटना हुआ ना, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये 7 कलर में टूट रही है। वैसे ही क्या होता है ना, क्योंकि देखो ये टूटा क्यों, इसका कारण ये था, 7 कलर में टूटने का कारण ये था क्योंकि हर एक जो लाइट है, रेड हो, ठीक है, रेड हो, आपका ब्लू हो, ठीक है, आपका इंडिगो हो, राइट, आपका कोई भी हो कलर, ग्रीन हो, तो ये सारे जो कलर्स होते हैं इनका एक अलग वेवलेंथ होता है। क्या होता है, वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ, लेंथ, अलग अलग लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। जैसे रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ कहने का मतलब ये है कि हर एक लाइट एक वेव की तरह ट्रैवल करता है, लाइट। तो ये जो डिस्टेंस होता है यही वेवलेंथ कहलाता है, 2 क्रेस्ट का टर्म का। ये थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है, हर एक लाइट की एक अपनी वेवलेंथ होती है। तो जब ये ट्रैवल करते हैं, इस प्रिज्म से ट्रैवल करते हैं, पास होते हैं, तो जिसकी स्पीड तेज होती है वो पहले निकल जाती है, ठीक है, वो थोड़ा सा सीधे चला जाता है। जिसकी स्पीड स्लो है वो थोड़ा धीरे धीरे ट्रैवल करके इधर निकलता है। तो स्पीड कम तेज होने की वजह से ये क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बात समझ में आई? अगर सेम स्पीड के होते तो अलग होते ही नहीं, क्योंकि इनकी लैम्डा वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसकी वजह से स्पीड अलग अलग होता है। अब स्पीड अलग अलग होता है तो यहाँ पे प्रिज्म से जब पास होता है तो अलग अलग टाइम पे निकलता है, क्योंकि जिसकी तेज स्पीड होगी वो पहले निकलेगा, इसलिए पहले रेड निकल जाता है, तो इसलिए रेड दिखाई देने लगता है। फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, और बेंड भी तो होता है, इसलिए बेंड भी हो जाता है थोड़ा, और स्पीड स्लो तो होती है। जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा प्रिज्म में वो क्या होगा, और ज़्यादा बेंड होता जाएगा, इसलिए थोड़ा लेट निकलता है, इसलिए सबसे लास्ट में निकलता है, लास्ट में दिखता है। इसी तरह का कारण यहाँ भी होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हो रही है ना आपकी, यहाँ पे टकरा के और जो ब्लू कलर का वेवलेंथ वाला लाइट है वो निकलता है, इसकी वजह से आसमान ब्लू दिखाई देता है। कलर
ऑफ द वाटर इन द सी। सेम चीज जैसा आसमान में होता है ना, वैसा समुद्र में भी होता है। समुद्र के जो पार्टिकल्स है वो ऐसे बनाए गए हैं या फिर ऐसे हैं वो कि जब सन की लाइट उस पर पड़ती है ना तो जो ब्लू कलर का वेवलेंथ वाला लाइट निकलता है, इसलिए वो भी ऐसा निकल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि अपन पानी ही ऐसा होता है, पानी ये ऐसा पार्टिकल होते हैं उनका, पानी ऐसा नहीं होता। उनके पार्टिकल ऐसे हैं कि जो सन की लाइट जब पड़ रही है ना तो ब्लू दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में कोई दूसरा कलर जो उस पर पास करवाओगे, रेड मान लो, तो वो ऐसा नहीं ब्लू नहीं दिखेगा। समझ रहे हो बात को? वो ऐसा है, वो उसका उसके पार्टिकल्स ऐसे हैं समुद्र के, ठीक है। The reading of the sun at the sunrise and the sunset are of the sum of the wonderful phenomena we are familiar with। जो सनसेट है, ठीक है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो लाल दिखता है सन, और जो ये क्या है, वंडरफुल फिनोमिना है हमारे चारों तरफ, ठीक है। जो मैंने पहले ही तुमको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों रेड और सनसेट के और सनराइज के टाइम क्यों रेड दिखता है। इसीलिए दिखता है क्योंकि रेड हमारी आंखों तक पहले पहुंच पाता है, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि सुबह के टाइम जो होता है ना, जो वॉयलेट होता है वो ज़्यादा बेंड होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, बेंड होके नीचे चला जाता है। और बाकी सब जितने भी हैं नीचे ऐसे इसलिए चला जाता है क्योंकि जो भी पार्टिकल स्पेस में हैं वो ब्लू लाइट से टकरा जाते हैं, ठीक है। ब्लू लाइट से क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूँगा, चूँकि मैं बता ही दूँ तुम लोगों को क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो अर्थ होता है ना, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे पार्टिकल होते हैं जो ब्लू लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो 7 कलर है, जो रेड आपका, ठीक है, रेड आपका, ठीक है, और आपका जो भी है थोड़ा मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, रेड है, ऑरेंज ले लो, ठीक है, ऑरेंज ले लो, और आपका ब्लू ले लो, ठीक है, ब्लू ले लो, और इंडिगो ले लो, ये ब्लू क्या, गाढ़ा ब्लू ले लो थोड़ा, ठीक है, इंडिगो ले लो, सॉरी वॉयलेट ले लो। तो देखो क्या होता क्या है कि देखो ये जो रेड वाला है, अब मैंने बताया कि ऐसे पार्टिकल होते हैं स्पेस में जो ब्लू लाइट को क्या करते हैं, टकरा देते हैं, ब्लू लाइट से टकरा जाते हैं। क्या होते हैं, ब्लू लाइट से, ये जो ब्लू लाइट्स होते हैं, ब्लू लाइट वाला बैंड है, ये सभी इसके फिर टकरा जाता है। और जब ब्लू लाइट फैलता है चारों तरफ, इसलिए आसमान ब्लू दिखता है। बचा क्या, रेड दिखा और ऑरेंज, ये दोनों ही कलर क्या होते हैं, हमारी आंखों तक आते हैं, इसलिए रेड और आसमान थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर का दिखता है। ये 2 ही कलर तो बचे, इसलिए तो हमारी आंखों तक आ रही हैं। और दूसरा कारण मैंने बता ही दिया कि बेंड हो जाता है ये और बेंड भी होता है, और पार्टिकल से टकरा के यही जो 3 जो वेवलेंथ हो, जो ब्लू कह सकते हो, ब्लू बैंड, जो ब्लू कलर का फैमिली है इनका, ब्लू से ही तो स्टार्ट हो रहा है, तो ये होते हैं स्पेस के पार्टिकल से टकरा के आसमान को ब्लू कर देते हैं। और जो बचा हमारी आंखों तक आता है, इसलिए क्या दिखता है, सन रेड दिखाई देता है और ऑरेंज कलर का आसमान दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। देखो, now you have learned about the scattering of light by colloidal particle। तुमने केमिस्ट्री में कोलाइडल पार्टिकल से लाइट का स्कैटरिंग पढ़ा हुआ है। तो देखो क्या होता है ना कि जैसे दूध लेते हैं, तो दूध में जब साइड एक टॉर्च जलाते हैं साइड से, तो टॉर्च के अपोजिट में जब हम देखूंगा तो दिखेगा कि ब्लू दिखाई दे रहा है, और ऊपर से ग्लास का, शीशा का ग्लास है, अगर ऊपर से देखूंगा तो रेड कलर दिखेगा। तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग लाइट निकलती है, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि अलग अलग एंगल से अलग अलग लाइट दिखने का यही मतलब है कि क्या है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकल रही है। तो ये बोल रहा है कि द पाथ ऑफ बीम पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। अब ट्रू सोल्यूशन से क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग नहीं होती। क्यों नहीं स्कैटरिंग होती, कि इतने छोटे पार्टिकल है कि ये लाइट टकराता ही नहीं है। स्कैटरिंग के लिए कम से कम वेवलेंथ के बराबर उसका साइज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वेवलेंथ अभी थोड़ा डिटेल उतना पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वेवलेंथ के कंपेयर में, वेवलेंथ के लगभग, मतलब वेवलेंथ के जैसे थोड़ा सा
कम से कम उसका साइज, पार्टिकल का जो साइज हो जिससे टकरा रहा है लाइट, कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि हाँ टकरा सके एटलीस्ट। अब सोल्यूशन में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है, छोटा छोटा पार्टिकल होने के कारण स्कैटर ही नहीं होता, टकराता ही नहीं है, तो कैसे दिखेगा, राइट। तो इसलिए जो पाथ होता है लाइट का विजिबल ही नहीं होता, दिखता ही नहीं है लाइट माने। और जो अब कुछ ऐसा डस्ट वाला तुम सोल्यूशन ले लो तो उसमें क्या होता है, टिम 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 आता है, चमकता है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या हो रहा है, लाइट स्कैटर कर रहा है, छितरा रहा है, चारों दिशाओं, 16 दिशाओं में क्या हो रहा है, फैल रहा है। बात समझ में आई। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो देखो धूप में क्या होता है ना, जैसे धूप कभी देखो जो किसी कमरे के ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको यार, रोशनी, जिससे रोशनी आता है, ऊपर ऊपर बना होता है ना छोटा सा, ठीक है, उससे जो रोशनी आता है उसमें देखोगे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल ऐसे झूमते हुए नजर आते हैं। लाइट में देखो कभी धूप में, जो कभी कमरे अंधेरा रूम है और कहीं से लाइट आ रही है तो देख रहे हो कि लाइट के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल झूम रहे हैं। तो वही सेम चीज है, क्या हो रहा है कि जो सन की लाइट पड़ रही है उन पार्टिकल में, तो क्या हो रहा है, चमक रहे हैं। असल में हमारी आंखों से तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारी आंखें कोई लाइट तो दे नहीं रही हैं। तो जब सनलाइट पड़ती है उन पार्टिकल्स पे तो क्या हो रहा है, चमक रहे हैं। तो वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट है, जो मैंने फटाक से बता दिया। वाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, अब वो वही बोल रहा है। तो मॉलिक्यूल ब्लू का माने स्काई का जो कलर ब्लू क्यों है उसके बारे में दिया है कि the molecule of air and other fine particle in the atmosphere have the size smaller than the wavelength of the visible light। जो पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, उनका जो साइज है ना छोटा है, वेवलेंथ से क्या है, विजिबल लाइट्स जो है, जो हमारे साथ जो कलर मैंने बताया था या फिर जो विजिबल लाइट्स हैं उनके वेवलेंथ से छोटा है। These are more effective in the scattering light of the shorter wavelength at the blue end than the light of the longer wavelength। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, देखो क्या होता है ना, वही चीज़ बोल रहा है। थोड़ा सा इसको थोड़ा डीप, मेरे को नहीं लगा था कि एनसीईआरटी में दिया होगा ये चीज़, बट दिया है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, तब ठीक है, ओके। देखो क्या है ना कि जो पार्टिकल का जो साइज होता है, ठीक है, अगर जो वेवलेंथ है, अगर ये जो जिस वेवलेंथ की लाइट इसे टकराने वाली है, अगर ये वेवलेंथ का जो लाइट है, सॉरी जिस वेवलेंथ की लाइट है, अगर ये पार्टिकल के साइज का है या फिर इससे क्या है, बड़ा है, तो ये ठीक है, क्या हो रहा है, सॉरी वेवलेंथ का जो लाइट है, और अगर इसे छोटा है, मतलब देखो अगर पार्टिकल का साइज मान लो 5 नैनोमीटर है, अभी ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, और जो लेमडा है वो भी तकरीबन इससे छोटा ही है, ठीक है, मान लो 2 नैनोमीटर, तब तो स्कैटरिंग होगा। अगर पार्टिकल का साइज छोटा हो गया वेवलेंथ से जो वेव का जो लेंथ है, कोई भी कलर का, मान लो रेड वाला, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, मैंने बताया ना, रेड का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये जो वेवलेंथ होता है ज़्यादा होता है। और वॉयलेट का कैसा वेवलेंथ होता है, ये बहुत छोटा छोटा होता है, ये बहुत छोटा छोटा होता है, राइट। तो जो वॉयलेट का वेवलेंथ छोटा छोटा होता है, तो वो तो क्या होता है, टकरा के इधर ही रह जाएगा। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो निकल जाएगा, और जिसकी वेवलेंथ कम है वो इससे टकरा के इधर ही रह जाएगा। बात समझ में आई, समरी समझ में आया? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखो जिसकी वेवलेंथ पार्टिकल जो है, स्पेस में जो पार्टिकल हैं उनसे छोटी है, स्पेस में जो पार्टिकल हैं उनसे छोटी वेवलेंथ वाले उससे टकरा के उधर ही रह जाएंगे, और उनसे बड़ी वेवलेंथ वाले लाइट पास कर जाएंगे। जैसे जो रेड और ऑरेंज का कह सकते हो, रेड का कह सकते हो, रेडी का कह लो। तो रेड जो होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल के साइज से ज़्यादा वेवलेंथ वाले निकल जाते हैं जो कि रेड है, और पार्टिकल के साइज से कम वेवलेंथ वाले इधर ही टकरा के रह जाते हैं। बात समझ में आई? इसलिए आसमान ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू लाइट इधर ही रह जाती है, ठीक है। सो अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है, एक लाइक कर